now we are left with only one thing, and that is income and expense. तो लास्ट पार्ट इस चैप्टर का इनकम्स और एक्सपेंसेस. पहले हम लोग सेल्स के बारे में बात करेंगे, परचेस के बारे में बात करेंगे जो कि मेजर चीज है, और उसके बाद में कुछ मिसलेनियस चीजें. नाउ सबसे पहले सेल्स के बारे में. पहले वो ओवरऑल ऑडिट प्रोसीजर बता रहे जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, सेल्स का ओवरऑल ऑडिट प्रोसीजर क्या होना चाहिए, फिर उसके बाद में असर्शन वाइज और बताते हैं. लेट्स सी क्या बोल रहे हो लोग. पहले आपको पूरा सेल्स साइकिल, रेवेन्यू साइकिल आपको समझना पड़ेगा. सेल्स का पूरा प्रोसेस आपको समझना पड़ेगा. ठीक है, मतलब पहले कस्टमर का ऑर्डर आता है, आपका पहले कस्टमर का ऑर्डर आता है, फिर उसके बाद में उसका अप्रूवल होता है, फिर उसके बाद में गुड्स डिस्पैच होते हैं, फिर एक्नॉलेजमेंट आता है कि गुड्स डिलीवर हो गए, फिर सेल्स इनवॉइस होता है, उसके बाद में 1 महीने बाद पैसे मिलते हैं, एंड सो ऑन. ये 6 स्टेप से पूरा साइकिल है. तो रेवेन्यू साइकिल, सेल्स साइकिल, कलेक्शन साइकिल, कि राइट फ्रॉम ऑल द स्टेप्स, राइट फ्रॉम रिसीविंग कस्टमर ऑर्डर टिल रिकवरी ऑफ द सेल्स मनी, उस तक इतने भी स्टेप्स होते हैं, उनको ये साइकिल बोलते हैं. साइकिल समझना पड़ेगा. तो फिर आपको रेवेन्यू सेंटर समझने पड़ेंगे कि भाई मेजर पैसा कौन से प्रोडक्ट से आता है, कौन से प्रोडक्ट्स है, कौन से कस्टमर्स है, कौन से लोकेशन है जहां से मेजर पैसा आता है, ताकि उस पर हम ज्यादा ध्यान दे सके. आपको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स, सेल्स में गड़बड़ ना हो इसके लिए क्या सिस्टम बना के रखा है. सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी है क्या? आप सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी है, सेल्स प्रोसेस में 4 लोग इन्वॉल्व है, सब एक में का काम चेक करते हैं. क्रेडिट लिमिट सेट की हुई है, ऑथराइजेशंस है, कलेक्शंस के लिए रिमाइंडर्स दिए जाते हैं. ठीक है, अकाउंटिंग. तो आप इंटरनल कंट्रोल्स कि भाई सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी ला के रखा हुआ है, अप्रूवल्स ला के रखे हुए हैं. ठीक है, अप्रूवल ला के रखे हुए हैं, उसके बाद में कलेक्शंस के पॉलिसी सेट है, रिमाइंडर सेट है. अकाउंटिंग के लिए भी एक प्रॉपर पूरा अकाउंटिंग को सुपरवाइज करने वाले लोग हैं, चेक करने लोग हैं. क्या इंटरनल कंट्रोल्स है. टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स आर दे, जो हम हमेशा चेक करते हैं, आर दे डिजाइन प्रॉपरली, आर दे ऑपरेटिंग इफेक्टिवली. ठीक है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स प्री नंबर्ड होने चाहिए ताकि कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग ना जाए. सिग्नेचर्स और स्टैम्प्स होने चाहिए ऑथराइजेशन के लिए. क्रेडिट लिमिट के ऊपर सेल नहीं होना चाहिए. ये सब आपको टेस्ट करना पड़ेगा. टेस्ट ऑफ डिटेल्स में पहले सैंपलिंग होगी. टेस्ट ऑफ पहले, अच्छा उसमें भी सब्सटैंटिव प्रोसीजर में पहले आप उसके अंदर एनालिटिकल प्रोसीजर्स के बारे में बात कर सकते हैं. एनालिटिकल प्रोसीजर ये पूछा गया था भाई, आप एक सेल्स को आप पिछले साल से कंपेयर कर सकते हैं, ओपनिंग बजट से कंपेयर कर सकते हैं. करंट ईयर में एक काम करो, आपको बताता है क्वांटिटी सोल्ड कितना है, आपको पता है एवरेज प्राइस कितना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके एक्सपेक्टेड सेल्स निकाल लीजिए और एक्चुअल से मैच कर लो. एक्चुअल सेल को पिछले साल से कंपेयर कर सकते हैं, एक्चुअल सेल को ओपनिंग बजट से कंपेयर कर सकते हैं, और फिर आप एवरेज प्राइस से मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो कि भाई सेल्स रीजनेबल, रियलिस्टिक लग रहे थे. तो आप देखो सेल्स में ओवरऑल ऑडिट प्रोसीजर में सबसे पहले आपको साइकिल समझनी है. रेवेन्यू साइकिल बोलो, कलेक्शन साइकिल बोलो, पूरे स्टेप्स क्या होते हैं. फिर आपको समझना है कि आपको अंडरस्टैंड करना है रेवेन्यू कहां कहां से मेजर पैसा आ रहा है, कहां पे हमको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा. फिर आपको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को समझना पड़ेगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर लगाना पड़ेगा. उसमें पहले एनालिटिकल प्रोसीजर लगाना पड़ेगा. फिर आपको टेस्ट ऑफ डिटेल्स करना पड़ेगा, और टेस्ट ऑफ डिटेल्स के पहले आपको सैंपलिंग करनी पड़ेगी.
टेस्ट ऑफ डिटेल में आप सेल्स को बहुत सारे अलग, आप जो भी डॉक्यूमेंट्स है भाई, सेल को उससे मैच कर लो, कस्टमर ऑर्डर से मैच होना चाहिए, ऑथराइजेशन से मैच होना चाहिए, डिस्पैच से मैच होनी चाहिए, क्वांटिटी मैच होनी चाहिए, रेट मैच होना चाहिए, अकाउंटिंग मैच होनी चाहिए एंड सो ऑन। ये ओवरऑल ऑडिट प्रोसीजर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आज तक सिर्फ वो एनालिटिकल प्रोसीजर पे पूछा हुआ है थोड़ा सा कि क्या एनालिटिकल प्रोसीजर। तो ये ओवरऑल ऑडिट प्रोसीजर है कि अगर आपको ओवरऑल सेल चेक करना है तो मोटा मोटी क्या क्या काम करने पड़ेंगे। साइकिल को समझा, रेवेन्यू सेंटर्स को समझा, सिस्टम्स को समझा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल किया, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर किया, उसमें पहले एनालिटिकल किया, उसमें टेस्ट ऑफ डिटेल किया, टेस्ट ऑफ डिटेल के लिए सैंपलिंग करके चीजों को चेक किया। ठीक है, अब ये लोग एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके ये लोग बात करते हैं। पहले ये लोग बात करते हैं ऑकरेंस की। पहले पहले ये लोग बात कर रहे हैं ऑकरेंस की कि भाई ऑकरेंस कैसे चेक करना। फिर कंप्लीटनेस और कट ऑफ कैसे चेक करना, कोई सेल छूटा तो नहीं है। अमाउंट सही है कैसे चेक करना, एक्यूरेसी। उसके बाद में डिस्क्लोजर। आइए, सबसे पहले ऑकरेंस। सेल असली है ना रियल है ना, कैसे समझना चाहिए। देखिए, सबसे पहले सेल की शुरुआत होती है कस्टमर ऑर्डर से। कस्टमर ऑर्डर आता है, ऑर्डर अप्रूव होता है और हम गुड्स को डिस्पैच करते हैं, मतलब गुड्स की शिपिंग होती है। ठीक है, तो आपने देखना चाहिए कि जो भी सेल आप चेक कर रहे हो, सबसे पहले तो रूल होना चाहिए कि भाई जब तक गुड्स हम डिस्पैच नहीं करते, सामने वाले को देते नहीं है, तब तक हम लोगों का सेल बुक नहीं होना चाहिए। आपने चेक करना चाहिए कि भाई अगर सेल है, रियल सेल है, कैसे समझेगा। उसका कस्टमर ऑर्डर आ रहा है, वो दिख रहा है आपको, आपको उसका अप्रूवल दिख रहा है, आपको उसकी शिपिंग दिख रही है, मतलब ये जेन्युइन सेल्स है, रियल सेल है। अगर आपको चेक करना है सेल जेन्युइन है, आप देखो जो भी सेल आपने सिलेक्ट किया चेक करने के लिए, उसका कस्टमर ऑर्डर दिखना, उसका अप्रूवल दिखना, उसका शिपमेंट दिखना, डिस्पैच दिखना, ऐसा होना चाहिए। अगर ये दिख रहा है तो हम लोग समझेंगे कि हाँ ये एक जेन्युइन सेल है, एक रियल सेल है। फिर जिस कस्टमर को भेजा है वो कस्टमर असली कस्टमर दिखना चाहिए। कुछ उसमें कुछ फिक्टिशियस, नकली नाम लग रहा है, नकली एड्रेस लग रहा है, ऐसा नहीं दिखना चाहिए। उसमें कुछ फिक्टिशियस नहीं होना चाहिए। आप उससे कंफर्मेशन ले सकते हो सही में उसको सेल हुआ था क्या। अगर असली सेल है तो डॉक्यूमेंट्स दिखेंगे, असली सेल है तो कस्टमर का नाम रियल लगेगा, वो आपको कंफर्म करेगा। फिर आप, अगर असली सेल है तो आपको इनवॉइसेस, अकाउंटिंग जब की होगी तो आपको सेल्स इनवॉइस दिखेगा। भाई सर, ऑकरेंस के अंदर अकाउंटिंग पे भी उनको ध्यान देना है। हाँ से भाई सेल ऑकर हो गए, अब उसकी अकाउंटिंग बराबर है ना, अकाउंटिंग बराबर है ना, उस पर भी ध्यान देना है। रैंडमली कुछ सिलेक्ट करो, जो भी आपका सेल दिख रहा है वो इनवॉइस से चीजें मैच हो रही है ना। कहीं पे अनअर्न्ड इनकम तो बुक नहीं कर ले रहे। अनअर्न मतलब हमको कुछ पैसे मेंटेनेंस के मिले अगले 5 साल के, तो उसको अगले 5 साल में बुक करना पड़ेगा, इमीडिएटली बुक नहीं कर सकते। आप देखो सेल को बुक करते वक्त अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बराबर फॉलो किए ना, इनवॉइस से मैच हो गया, बहुत बढ़िया। कोई अनअर्न्ड रेवेन्यू, कोई फ्यूचर की इनकम तो हम गलती से बुक नहीं कर ले रहे। कस्टमर ऑब्लिगेशन, सपोज कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि एक ऑब्लिगेशन है कि हमको कस्टमर के फैक्ट्री में जाके इंस्टॉल करना पड़ेगा, जब तक इंस्टॉलेशन नहीं होता हम सेल बुक नहीं कर सकते। अकाउंटिंग में वहां केयरफुल रहना पड़ेगा। आपको चेक करना है अमाउंट मेजरेबल और कलेक्टेबल है ना, AS9 में आप पढ़ते हो। अमाउंट मेजरेबल और कलेक्टेबल होना चाहिए तभी उसको बुक करना है। ये आपकी सेकेंडरी कंडीशन है। प्राइमरी कंडीशन होती है गुड्स के रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाए। अमाउंट मेजरेबल और कलेक्टेबल होना चाहिए तभी अकाउंटिंग होनी चाहिए। तो
आपको ये ऑकरेंस के साथ साथ में ये भी देखना है अकाउंटिंग बराबर है क्या। इनवॉइस जनरेट होने के बाद ही सेल बुक हो, सेल सही अमाउंट पे बुक हो, अनअर्न्ड रेवेन्यू गलती से बुक नहीं हो जाए। दूसरा, कस्टमर के ऑब्लिगेशन पूरे होने के बाद ही रेवेन्यू बुक हो। मेजरेबल और कलेक्टेबल, जब आपको लगे अमाउंट इतना मेजर, इतना पैसा मिलेगा और कलेक्टेबल लग रहा है तभी बुक करो। सपोज आपने इंस्टॉलमेंट को सेल कर दिया, वो आप बुक नहीं कर सकते। एक ही चीज दो बार बुक नहीं होनी चाहिए। तो सेल बुक, इनवॉइस जनरेट करने के बाद ही सेल बुक हो। जब सेल बुक हो तो इंश्योर करो कि सेल ऑफ गुड्स है, कोई फ्यूचर का रेवेन्यू बुक ना हो जाए। कस्टमर के कुछ ऑब्लिगेशन है तो पूरा होने के बाद ही सेल बुक करे। मेजरेबल कलेक्टेबल है तभी बुक करे। डबल बुकिंग नहीं होना चाहिए। और कैंसल अगर सेल हो चुका है तो वही बुक नहीं होना चाहिए। स्पेशल पॉइंट्स में, अगर आपके सेल्स इनवॉइस का नंबर अजीबोगरीब अनयूजुअल है तो हो सकता है ये फेक सेल जानबूझ के अलग से इंसर्ट किए गए हो। अगर अनयूजुअल सीक्वेंस और नंबरिंग दिख रही है, अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस दिख रहे हैं, अजीबोगरीब सेल है, अजीबोगरीब टाइम पे, अजीबोगरीब लोगों को, अजीबोगरीब प्रोडक्ट है, ये भी फेक हो सकते हैं। एक नया सीक्वेंस दिखना फेक हो सकता है, अनयूजुअल चीज दिखना फेक हो सकता है। आपने देखा कि ईयर एंड के बाद बहुत सारा रिटर्न दिख रहा है, बहुत सारा रिटर्न दिख रहा है, एक्सेसिव सेल्स रिटर्न, फेक सेल्स थे, बाद में उसका रिटर्न दिखवा दिया। ठीक है, आप देखो ये रिटर्न कौन से सेल्स इनवॉइस थे, क्या सही में जेन्युइन सेल हुआ था क्या, वो आप चेक करो। आप देखो कितना रिटर्न है एज कंपेयर टू सेल्स। बहुत ज्यादा रिटर्न दिखना मतलब दाल में कुछ काला है। अगर बहुत से रिटर्न्स देख रहे हैं तो रिटर्न्स की जेन्युइननेस चेक करना चाहिए। ठीक है, रेशियो बहुत ज्यादा, दाल में कुछ काला है। बहुत सारे क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं, मतलब जितना भी सेल किया था क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट, मतलब लोगों के पैसे माफ कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं फेक सेल था, अब फेक सेल को माफ कर करके बैलेंसेस एडजस्ट कर रहे हैं। फेक सेल में डेटर टू सेल मार दिया, क्रेडिट नोट इशू कर करके पूरा जो इफेक्ट था, डेटर बढ़ गए तो उसको कम कर दिया। आइए एक बार इसको हम लोग समराइज कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम मोटा मोटी देख सके तो कस्टमर और उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है उसका एक पॉइंट है, अकाउंटिंग का एक पॉइंट है और स्पेशल एक पॉइंट है। सबसे पहले कस्टमर्स का, अगर आपको इंश्योर करना है कि ये सेल जेन्युइन है, सबसे पहले आप चेक करिए कस्टमर फिक्टिशियस तो नहीं है, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसके फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल सब जेन्युइन है ना। तो बंदा जेन्युइन है ना, फिक्टिशियस नहीं होना चाहिए। फिर क्या सही में उसने कस्टमर ऑर्डर प्लेस किया था, या फिर जब हमने उसको अप्रोच किया उसने कंसेंट दिया था, हाँ भाई गुड्स भेज दो, अग्रीमेंट बनाया था। ये डॉक्यूमेंट्स प्रूव करते हैं कि सेल असली है। फिर अगर उसके कस्टमर ऑर्डर के पास में कंसेंट के बाद में क्या हमने सही में शिपिंग की है क्या, गुड्स को डिस्पैच किया क्या, डिस्पैच रिकॉर्ड्स दिखने चाहिए। डिस्पैच होने के बाद में क्या सही में हम लोगों ने सेल्स इनवॉइस बनाया ना, सेल्स इनवॉइस बनाया ना, सेल्स इनवॉइस से चीजें मैच होनी चाहिए। फाइनली एक्सटर्नल कंफर्मेशन अगर हम सामने वाले से ले तो उसने कंफर्म करना चाहिए कि इतने करोड़ का माल सही में इतने करोड़ का माल कंपनी ने मुझे बेचा है, ये उसने कंफर्म करना चाहिए। तो कस्टमर रिलेटेड पॉइंट है, कस्टमर फिक्टिशियस ना हो, कस्टमर का ऑर्डर प्लेस किया हो, फिर डिस्पैच हुआ हो, फिर इनवॉइस बना हो, एक्सटर्नल कंफर्मेशन बना। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से भी क्या ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाना चाहिए था, क्या ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाना चाहिए था। इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। कोई अनअर्न्ड रेवेन्यू ना हो, मतलब कोई आपको पैसा मिला है, ठीक है, मेंटेनेंस सर्विसेज के लिए, वो सब कुछ अभी बुक नहीं होना चाहिए। जो पैसा आपको मिला है फ्यूचर में सर्विसेज या गुड्स देने के लिए, अनअर्न्ड रेवेन्यू बुक नहीं होना चाहिए। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से अनअर्न्ड रेवेन्यू बुक ना हो। सारे ऑब्लिगेशन फुलफिल होने के बाद ही रेवेन्यू बुक होना चाहिए। जैसे अगर हमने प्रॉमिस किया है कि हम इंस्टॉलेशन करके देंगे, उसके बाद ही सेल रिकॉग्नाइज होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए। आप AS9 में पढ़ते हो, अनअर्न्ड रेवेन्यू बुक नहीं होना चाहिए। AS9 अकाउंटिंग प्रिंसिपल से AS9 है, अनअर्न्ड रेवेन्यू बुक ना हो, सारे ऑब्लिगेशन फुलफिल करने के बाद ही रेवेन्यू हो। एट द टाइम ऑफ सेल, अगर सेल रिकॉर्ड करना है तो अमाउंट शुड बी मेजरेबल एंड कलेक्टेबल। अगर ऐसा लिखा हुआ है कि मेरी मशीन यूज करके जितनी आपकी सेविंग होगी उसका 20% मुझे दे देना, अरे भाई कितना होगा वो, बहुत मुश्किल है पता लगाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। एट द टाइम ऑफ मेजरेबल और कलेक्टेबल होना चाहिए, कंडीशन है, उसके बाद ही बुकिंग होनी चाहिए। एक बार ही बुक होना चाहिए, डबल बुकिंग नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई सेल कैंसिल हो गया है तो आपने भी उसको रिवर्स कर देना चाहिए, या फिर उसको आपने बुक ही नहीं करना चाहिए। तो आप देखो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से भी
सेल बराबर, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से भी सेल का रिकॉग्निशन बराबर है ना। फिर स्पेशल पॉइंट में आप देखिए कोई अनयूजुअल सीक्वेंस तो नहीं है। अनयूजुअल सीक्वेंस मतलब फेक ट्रांजैक्शन की वाउचर्स एंट्रीज हो सकती है, इनवॉइसेस हो सकते हैं। आप देखो कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस तो नहीं है, जबरदस्ती सेल को बूस्ट करने के लिए अनयूजुअल ट्रांजैक्शन तो नहीं है। आप देखो कोई एक्सेसिव सेल्स रिटर्न तो नहीं है, बहुत ज्यादा सेल्स रिटर्न दिखना एज कंपेयर टू सेल्स रेशियो बहुत बढ़ जाना, क्रेडिट नोट बहुत दिख जाना, ये एक्सेसिव रिटर्न्स है। अगर ऐसा लग रहा है तो रिटर्न्स को आप चेक करिए, ओरिजिनल सेल कब था, क्या टर्म्स कंडीशन थी, गुड सही में डिस्पैच हुए थे ना, वो आपने चेक करना चाहिए। तो एक्सेसिव सेल्स रिटर्न भी बताता है कि दाल में कुछ काला है, कुछ गड़बड़ है। आइए हमको कंप्लीटनेस चेक करना है। अब यहाँ पे कंप्लीटनेस के साथ साथ में, यहाँ पे कंप्लीटनेस के साथ साथ में वो लोग कट ऑफ और कंप्लीटनेस, जैसे अब इनकम वाले इसके अंदर कट ऑफ, कंप्लीटनेस का कट ऑफ लेते हैं। कंप्लीटनेस मतलब ये चेक करना है कोई सेल छूट तो नहीं गया, कोई इस साल का सेल चला तो नहीं है कहीं पे, तो बोले यहीं पे आप कट ऑफ भी चेक करिए। तो कट ऑफ को चेक करना बहुत आसान है, इट्स वेरी सिंपल टू चेक कट ऑफ। आप इस साल के आखिरी 5-10 ट्रांजैक्शन सिलेक्ट करिए, ठीक है। कट ऑफ मतलब क्या, 31 मार्च तक के ही बैलेंस शीट डेट तक की चीजें आनी चाहिए, इसलिए आप आखिरी 5-10 ट्रांजैक्शन सिलेक्ट करो और देखो कहीं अगले साल का सेल इस साल तो नहीं आ गया। वैसे अगले साल के 5-10 ट्रांजैक्शन चेक करो, 5-10 ट्रांजैक्शन, कि भाई इस साल का सेल अगले साल तो नहीं चला गया। अगर आपको कट ऑफ चेक करना है तो एंड ऑफ द ईयर के 5-10 ट्रांजैक्शन, 5-10 आपने 5 to 10 आप लोगों ने ट्रांजैक्शन चेक करनी चाहिए और अगले साल के 5 से 10 ट्रांजैक्शन चेक करनी चाहिए, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा और इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई आप डेट, जो डेट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ सेल है, जिस दिन आप सेल बुक करें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो इनवॉइस के ऊपर डेट है, जरूरी नहीं कि उसी के ऊपर सेल को बुक किया जाए। आपने देखना चाहिए कि रिस्क और रिवॉर्ड्स कब ट्रांसफर हो रहे हैं, गुड्स की ओनरशिप कब ट्रांसफर हो रही है। जनरली रिस्क और रिवॉर्ड गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर होती है डिलीवरी पे, तो आपने देखना चाहिए डेट ऑफ डिलीवरी कब है, कब चीजें डिलीवर हो रही है सामने वाले को, कब चीजें डिलीवर हो रही है। जिस दिन डिलीवर हो रही है उसके उस दिन ही आप सेल को बुक कर सकते हो। तो आपने देखना चाहिए डेट बहुत जरूरी है। डिलीवर 31 मार्च के पहले हो रहा है तो फिर इस साल का सेल है, डिलीवर 31 मार्च के बाद हो रहा है तो अगले साल का सेल है, ठीक है। यहां पे और आपको ध्यान रखना है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और कंडीशंस है, जैसे इंस्टॉलेशन करके दो, इंश्योरेंस करके दो, वैल्यूएशन करके दो, तो उसके बाद ही सेल बुक होना चाहिए। तो कंप्लीटनेस में आप कट ऑफ चेक कर लो, कंप्लीटनेस में आप कट ऑफ चेक कर लो। कट ऑफ चेक करना मतलब क्या, इस साल का ट्रांजैक्शन अगले साल ना जाए और अगले साल का ट्रांजैक्शन इस साल ना आए। तो लास्ट 5 से 10 करंट ईयर के और शुरुआत के 5 से 10 नेक्स्ट ईयर के, आप ये डॉक्यूमेंट देख लो, आपको समझ में आ जाएगा इधर का उधर या उधर का इधर हुआ है क्या। और फिर डेट के ऊपर डिस्कशन है, आपके डेट के ऊपर डिस्कशन है। और डेट में एकदम सिंपल चीज है, आपके रिस्क और रिवॉर्ड्स ओनरशिप कब ट्रांसफर हो रही है, दैट इज इंपॉर्टेंट। जब वो ट्रांसफर है तब सेल बुक होना चाहिए। आइए अगर आपको कंप्लीटनेस चेक करना है, हमने ये स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग में बहुत पढ़ा था, अगर आपको थोड़ा याद आ रहा है कंप्लीटनेस, आपको मन में डर है कोई सेल छूट तो नहीं जा रहा है, आपके मन में डर है कोई सेल छूट तो नहीं जा रहा, तो आपने क्या करना चाहिए, आपने, ठीक है, कितने गुड्स आपने शिप किए, कितने गुड्स आपने शिप किए, शिपिंग डॉक्यूमेंट्स, डिस्पैच रिकॉर्ड्स, रैंडमली आप शिपिंग डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करो, डिस्पैच रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट करो और देखो वो सेल बुक हुआ है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि गुड्स डिस्पैच हो गया लेकिन उसका सेल बुक नहीं हुआ। आप रैंडमली खास करके ईयर एंड के बहुत सारे शिपिंग डॉक्यूमेंट आप सिलेक्ट करिए और ऑडिट एविडेंस, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसको सिलेक्ट करिए रैंडमली, देखो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में आया कि नहीं आया। हम लोग पढ़ते थे स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग में डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग। अगर आपको एग्जिस्टेंस ऑकरेंस चेक करना है, भाई अकाउंटिंग रिकॉर्ड में जो दिख रहा है उसको एविडेंस से मैच करो, हाँ सही में हुआ है। कंप्लीटनेस चेक करना है तो आप एविडेंस आप सिलेक्ट करो, अरे ये बुक हुआ क्या, ये बुक हुआ क्या। तो आप शिपिंग डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करो, चेक करो रैंडमली कि भाई इसकी अकाउंटिंग हुई कि नहीं हुई। और एक चीज, सेल्स रजिस्टर के अंदर जो क्वांटिटी आपको दिख रही है और जीएसटी रिकॉर्ड्स में जो क्वांटिटी दिख रही है, आप देखो ना भाई कि सेल्स रजिस्टर की क्वांटिटी आपको कंप्लीट लग रही है ना, जीएसटी रिकॉर्ड्स की क्वांटिटी से मैच होना चाहिए, जीएसटी रिटर्न से मैच होना चाहिए, ठीक है। आप जीएसटी से आप
एक्सपेक्टेड सेल्स निकाल सकते हो और एक्सपेक्टेड सेल और एक्चुअल सेल मैच होना चाहिए। तो अगर आपको कंप्लीटनेस, इन्होंने कट ऑफ भी ले लिया है कंप्लीटनेस के साथ में, तो आप भी ले, क्योंकि मॉड्यूल ने ऐसा किया। अगर कंप्लीटनेस चेक करना है तो एक काम करिए, शिपिंग डॉक्यूमेंट्स मतलब ही आपके जो डिस्पैच रिकॉर्ड्स है, शिपिंग डॉक्यूमेंट्स मतलब ही आपके जो डिस्पैच रिकॉर्ड्स है उसको रैंडमली आप सिलेक्ट करिए, उसको आप रैंडमली सिलेक्ट करिए और देखिए इसकी अकाउंटिंग हुई कि नहीं हुई। फिर जीएसटी रिकॉर्ड्स बहुत काम आ सकते हैं, उसमें आप पहले ये चेक करिए कि क्वांटिटी, जितनी जीएसटी रिकॉर्ड्स में क्वांटिटी दिख रही है उतने के उतने क्वांटिटी सेल रजिस्टर में दिख रही कि नहीं दिख रही, उतना का उतना सेल हुआ कि नहीं हुआ है। और जीएसटी की मदद से आप एक्सपेक्टेड सेल्स निकाल सकते हो कि भाई इतने एक्सपेक्टेड सेल है, एक्चुअल सेल हुआ कि नहीं। तो कट ऑफ के लिए आखिरी के 5-10, अगले साल के 5-10 डेट आप देखो, जिस दिन रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर होते हैं, ओनरशिप ट्रांसफर होती है, तभी या तो डिलीवरी है या तो कुछ कंडीशन फुलफिल होने पे। कंप्लीटनेस में रैंडमली शिपिंग रिकॉर्ड निकालो, सेल बुक हुआ है क्या। जीएसटी रिकॉर्ड में कितनी क्वांटिटी देखो, जीएसटी रिकॉर्ड्स बहुत काम आएंगे, कितनी क्वांटिटी है उतना सेल बुक हुआ है क्या। जीएसटी से रिवर्स कैलकुलेशन करके एक्सपेक्टेड सेल निकालो, उतना सेल बुक हुआ है क्या। अब हमने ये देख लिया कि सेल जेन्युइन है ना, डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से जेन्युइन है ना, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से भी रिकॉर्ड हो जाना चाहिए था ना, स्पेशल पॉइंट ऑकरेंस देख लिया, हमने देख लिया कि भाई कट ऑफ और कंप्लीटनेस भी बराबर है। अब क्या अमाउंट सही है, सेल का अमाउंट सही है, वो समझना जरूरी है। तो आइए, पहला पॉइंट है टर्म्स एंड कंडीशंस। पहला पॉइंट है टर्म्स एंड कंडीशंस। आपने कुछ सेल्स ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट करना चाहिए इन डेप्थ, उसके पूरा, ठीक है, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अच्छे से रीड करने, खासकर जो सेल्स अग्रीमेंट है उसके टर्म्स एंड कंडीशंस है वो अच्छे से पढ़ना चाहिए। अगर टर्म्स एंड कंडीशन में दुनिया भर के कि भाई आप अगर हमारे लॉयल कस्टमर है उसका इतना डिस्काउंट है, आपने बल्क में परचेस किया इतना डिस्काउंट है, ये स्कीम में आपने परचेस किया इतना डिस्काउंट है, एक महीने में आपने इतना परचेस किया, ध्यान रखना चाहिए कितनी कौन सी स्कीम्स लग रही है, वो हिसाब से डिस्काउंट डिडक्ट होना चाहिए। ठीक है, डिस्काउंट डिडक्ट होना चाहिए और सेल लोअर अमाउंट पे बुक होना चाहिए। तो ध्यान दें, सेल रिकॉर्ड करते वक्त जितने भी डिस्काउंट आपने प्रोमिस किए एट द टाइम ऑफ सेल वो सारे डिडक्ट हो जाने चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद ये भी देखिए आप क्या क्या प्रॉमिस कर रहे हो, कौन से गुड्स, मेंटेनेंस सर्विसेज, डेफर्ड पेमेंट आप प्रॉमिस कर रहे हो। अगर आप बोल रहे हो कि 50 लाख के अंदर हम आपको मशीन भी देने वाले, अगले 5 साल का मेंटेनेंस भी देने वाले, ठीक है, 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, मशीन है, उसमें मेंटेनेंस सर्विसेज अगले 5 साल की जिसका अमाउंट 5 लाख रुपए, और हम आपको बोल रहे हैं आराम से पेमेंट करो, डेफर्ड पेमेंट करो, उसके अंदर हमने इंटरेस्ट भी चार्ज किया हुआ है और आपका 5 लाख रुपए, मतलब 50 लाख में से 5 लाख तो मेंटेनेंस के हो गए, 5 लाख तो आपके इंटरेस्ट इनकम हो गया कि भाई 2 साल में पैसे देना, बचा कितना, 40 लाख रुपए। 40 लाख आपका रियल जो आपने गुड्स बेचा, मशीन बेची, उसकी वैल्यू है। तो आपको स्टडी करना पड़ेगा कि आप क्या क्या चीजें प्रोमिस कर रहे हो, क्या क्या चीजें आप बेच रहे हो। अगर मेंटेनेंस है तो उसको 5 साल में धीरे धीरे 1-1 लाख बुक करना पड़ेगा। अगर आपका इंटरेस्ट इनकम है 5 लाख रुपए तो उसको 2 साल में आपको धीरे धीरे बुक करना पड़ेगा। बाकी फिर जो आपका सेल ऑफ गुड्स है, बाकी फिर जो आपका सेल ऑफ गुड्स है, ठीक है, जो 40 लाख रुपए वो इमीडिएटली बुक होगा। इसलिए कुछ अग्रीमेंट्स लेकर इन डेप्थ आपको टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ना पड़ेगा। डिस्काउंट है तो उसका डिडक्शन कर देना पड़ेगा। अगर आप कॉम्बिनेशन ऑफ चीजों को बेच रहे हो तो ध्यान से आपको हर अमाउंट की अलग अलग रेवेन्यू रिकॉग्निशन करना पड़ेगा। सेल ऑफ गुड्स अलग से बुक करना पड़ेगा, मेंटेनेंस अलग से बुक करना पड़ेगा, इंटरेस्ट इनकम अलग से बुक करना पड़ेगा। तो टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे से पढ़ो, उससे कितने अमाउंट पे एक्चुअल चीजें बुक होनी चाहिए वो आपको समझ में आएगा। अगर सर्विसेज है, सेल ऑफ सर्विसेज, ठीक है, तो AS9 2 मेथड देता है सेल ऑफ सर्विस में, परसेंटेज कंप्लीशन मेथड और कंप्लीशन मेथड। सर ये क्या होता है? परसेंटेज कंप्लीशन मेथड मतलब जितना परसेंट आप सर्विस दे चुके हो उतना आप बुक कर लो। कंप्लीशन मेथड मतलब जब तक आखिरी सर्विस आप नहीं देते, आखिरी एक्टिविटी नहीं कर लेते, आपने इनकम को बुक नहीं करना चाहिए। तो AS9 आपको बहुत अच्छे समझा देता है। AS9 आपको बहुत सबसे समझा देता है। मैं भी एग्जाम्पल देता हूँ कि सपोज आपका सलून है, बहुत बड़ा आपका सलून है, और सलून में आप बोलते हो कि भाई 1200 रुपए दो, 12 हेयर कट तुम्हारे कर दूंगा। 12 मैंने हेयर कट प्रॉमिस किए, 12 इंडिपेंडेंट, मतलब एक बार एक्टिविटी की खत्म हो गई, अगली बार एक्टिविटी की खत्म हो गई, अगली बार एक्टिविटी की खत्म हो गई, उसका बेनिफिट तभी के तभी मिल गया, खत्म हो गया। अगर आप इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब पहले एक्टिविटी का दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है,
एक बार किया उसका सेटिस्फेक्शन मिल गया, दूसरी बार किया उसका सेटिस्फेक्शन मिल गया, एंड सो ऑन। ऐसे इसमें हम बोलते हैं परसेंटेज मेथड फॉलो करो। मतलब अगर 12 हेयर कट में से साल के एंड तक 10 हो गए तो 10 का रेवेन्यू बुक कर लो। जब आप इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज प्रोवाइड करते हो तो आप परसेंटेज मेथड फॉलो करते हो। लेकिन आपने बोला हेयर मेकओवर कर लेंगे और उसमें आपको 5 सिटिंग लगेगी, पहले ये फिर बाद में ऐसा ऐसा पूरा आपका हेयर मेकओवर। इसमें सारी एक्टिविटीज एक में एक पे डिपेंडेंट है, एक में एक पे कनेक्टेड है। जब तक आखिरी स्टेप नहीं हो जाता तब तक आप रेवेन्यू बुक नहीं कर सकते। तो अमाउंट के लिए बहुत केयरफुल रहिए सर्विसेज में कि AS9 के हिसाब से इंडिपेंडेंट सर्विसेज प्रॉमिस कर रहे हो कि डिपेंडेंट सर्विसेज प्रॉमिस कर रहे हो। इंडिपेंडेंट में परसेंटेज मेथड फॉलो होता है, डिपेंडेंट में कंप्लीशन मेथड फॉलो होता है। रिलेटेड पार्टी में आपको देखना चाहिए कि भाई रिलेटेड पार्टी सेल्स है तो आर्म्स लेंथ प्राइजेस है ना, नॉर्मल प्राइजेस है ना, क्या ये वही प्राइस है? क्या ये दो रिलेटेड पार्टीज इस तरीके से डील कर रही है कि नॉर्मल मार्केट प्राइजेस हो एज इफ दे आर अनरिलेटेड, उसको बोलते हैं आर्म्स लेंथ प्राइजेस। क्या दो रिलेटेड पार्टीज एक में को आर्म्स लेंथ पे रखकर, एक डिस्टेंस पे रखकर एक प्रॉपर अमाउंट पे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं क्या? वो आपको मार्केट से मैच करना चाहिए। एक्सपोर्ट अगर है और फॉरेन करेंसी अगर इन्वॉल्व है, एक्सपोर्ट अगर है और फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व है तो आपको देखना चाहिए, आपने देखना चाहिए कि भाई साहब कि प्रॉपर एवरेज रेट यूज करके रेवेन्यू को बुक किया है ना, और हमेशा उतना ही रेवेन्यू बुक करो जितना आपको कलेक्टेबल लग रहा है, जितना आपको कलेक्टेबल लग रहा है। सपोज आप 50 लाख कॉन्ट्रैक्ट में बोलो, लेकिन आपको पता है सामने वाली कंपनी की हालत आज के डेट में ऐसी है, इंसॉल्वेंट कंपनी है, ये सिर्फ 30 लाख देने वाली है। एट द टाइम ऑफ सेल अगर आपको पता है कि 30 लाख मिलने वाले तो 30 लाख पे ही उसको बुक करो। तो देखिए फटाफट 1 2 3 4 5 पॉइंट है। अगर आपको चेक करना है कि मेजरमेंट बराबर है, अमाउंट बराबर है, एक्यूरेसी है, अमाउंट सही है, तो कुछ ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट करके इन डेप्थ उसका टर्म्स एंड कंडीशंस आप समझिए, ठीक है, उसमें डिस्काउंट है डिडक्ट हो जानी चाहिए। अगर कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सबको अलग अलग करके बुक करना पड़ेगा अलग अलग अमाउंट पे। सर्विसेज AS9 के हिसाब से दो मेथड है, परसेंटेज और कंप्लीशन मेथड। रिलेटेड पार्टी को सेल है तो आर्म्स लेंथ प्राइजेस होने चाहिए, वो देख चेक करो। एक्सपोर्ट है तो आपको सही रेट पे चीजों को कन्वर्ट करना पड़ेगा। और फाइनली हमेशा जितना अमाउंट आपको लगता है एट द टाइम ऑफ सेल इतना ही मिलने वाला है, उस पे ही आपने बुक करना चाहिए। अब आपके जो अदर इनकम है उसमें 3 तरह के इनकम्स की उन्होंने बात की है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, डिविडेंड इनकम और म्यूचुअल फंड का गेन लॉस। आइए बहुत 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 ही सिंपल है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, सबसे पहले ऑडिटर ने फिक्स डिपॉजिट का शेड्यूल लेना चाहिए कि भाई ओपनिंग फिक्स डिपॉजिट हमने हमारे पास में कितने थे, हमने और कितने नए फिक्स डिपॉजिट किए, कितने फिक्स डिपॉजिट हमने रिडीम कर लिए, और क्लोजिंग में हमारे पास में कितने फिक्स डिपॉजिट है। और ये चेक करना चाहिए भाई ओपनिंग फिक्स डिपॉजिट, सबसे पहले फिक्स डिपॉजिट शेड्यूल लेना चाहिए और शेड्यूल लेके ओपनिंग को पिछले साल से मैच करना चाहिए, इस साल नया FD बनाया FD सर्टिफिकेट से मैच करना चाहिए, रिडेम्पशन को बैंक स्टेटमेंट से हाँ भाई इतना रिडीम हुआ वहां से आपको चेक करना चाहिए, और क्लोजिंग आपको FD सर्टिफिकेट देखनी चाहिए। एक बार हमको फिक्स डिपॉजिट शेड्यूल पे विश्वास हो गया तो हमको ये विश्वास हो जाता है कि भाई इनके FD हमको सही लग रहे हैं। अब जितने भी FD है साल भर में, जितने भी FD थे, कुछ साल भर के लिए होंगे, कुछ 6 महीने के लिए होंगे, कुछ 4 महीने के लिए होंगे, वो लीजिए और उसके ऊपर का इंटरेस्ट आप रिकम्प्यूट करके देखिए कि भाई ये FD 12 महीने के लिए था, इसका इंटरेस्ट बराबर इतना आ रहा है ना, ये FD 4 महीने का था, इसका बराबर आ रहा है। पहले आप फिक्स डिपॉजिट शेड्यूल लेके इनका जो FD है वो अप्रोप्रिएट लग रहा है ना, वो सही लग रहा है ना, वो एक बार देख लीजिए। जब आपका FD शेड्यूल पे भरोसा आ जाए, FD पे भरोसा आ जाए कि भाई इनका FD सही लग रहा है, तो आप कुछ FDs को सिलेक्ट करके रिकम्प्यूट करिए इंटरेस्ट कि भाई इंटरेस्ट आपका सही लग रहा है ना। आप आखिरी में एक्सटर्नल कंफर्मेशन, जो FD होल्डर्स है उनसे कंफर्मेशन ले सकते हैं कि भाई FD होल्डर्स आपके जो बैंक्स है, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहां पे आपने FD की है, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप कंफर्म कर सकते हैं इतनी FD हमारे पास में है ना, और साल भर में इतना इंटरेस्ट इनकम था ना इनका, ये उनसे आप कंफर्म कर सकते हो। एक बड़ी प्यारी चीज है जब बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको जब आपको FD का इंटरेस्ट पे करते तो आपका TDS काटते, वो आपका TDS काटते हैं, TDS काट करके गवर्नमेंट के पोर्टल पे जमा कर देते और वो रिफ्लेक्ट होता है आपके फॉर्म 26AS के, ठीक है, कंपनी के फॉर्म 26AS में रिफ्लेक्ट होता है। आप और एक चीज कर सकते हो, फॉर्म 26AS में जो TDS दिख रहा है वहां से रिवर्स कैलकुलेशन कर सकते हो कि इंटरेस्ट इनकम सही लग रहा है ना। तो बहुत सिंपल है, पहले FD शेड्यूल ऑब्टेन करके FD शेड्यूल रिलायबल है ना, भरोसेमंद है ना, वो देख लो। जब आपको उसके ऊपर भरोसा हो जाए तो FDs को सिलेक्ट करके रिकम्प्यूट करके देख लो इंटरेस्ट बराबर है ना।
आखिरी में एक्स में कंफर्मेशन ले लो, आखिरी में फॉर्म 26AS आपको मिलता है, वहां से आपको टीडीएस कितना काटा बैंक्स ने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने, वो देख लो, रिवर्स कैलकुलेशन कर लो, इंटरेस्ट इनकम सही लग रही है ना, वेदर इंटरेस्ट इनकम इज अप्रोप्रिएट और नॉट, ठीक है, वो आपको देखना चाहिए। नाउ अब आइए डिविडेंड इनकम पे। डिविडेंड इनकम में बहुत ही सिंपल सी उन्होंने बात की है, बहुत सिंपल। देखिए AS9 इसके बारे में बात करते हैं, प्राइमरी कंडीशन और सेकेंडरी कंडीशन। बस प्राइमरी कंडीशन और सेकेंडरी कंडीशन, कोई भी रेवेन्यू बुक करना है तो प्राइमरी कंडीशन होती है। जैसे सेल ऑफ गुड्स की प्राइमरी कंडीशन है कि भाई रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाना चाहिए, डिलीवरी हो जानी चाहिए। आपके डिविडेंड इनकम की प्राइमरी कंडीशन है राइट टू रिसीव डिविडेंड, राइट टू रिसीव डिविडेंड एस्टैब्लिश हो जाना चाहिए। ये कब एस्टैब्लिश होता है? व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। तो बहुत सिंपल है, आपको डिविडेंड इनकम अगर इन्होंने बुक किया तो पहले आप देखो कि भाई इसका राइट टू रिसीव इन्होंने कब बुक किया इनकम, इन्होंने इनकम को कब बुक किया है, इन्होंने इनकम कब बुक किया है, तब राइट टू रिसीव हो गया था क्या? डिक्लेरेशन पे होता है। अगर डिक्लेरेशन 31 मार्च के पहले है तो वो ठीक है, 31 मार्च के पहले है तो वो इस साल की इनकम हो जाएगी। अगर 31 मार्च के बाद में है डिक्लेरेशन तो वो अगले साल की इनकम हो जाएगी। जो भी डिविडेंड इनकम बुक हुई आप साफ साफ देखो इसको कब बुक किया है और इसका राइट टू रिसीव कब एस्टैब्लिश हुआ था, वो हिसाब से प्राइमरी कंडीशन फुलफिल हो चुकी है ना, कब फुलफिल हुई और सही ईयर में उन्होंने बुक किया है ना। सेकेंडरी कंडीशन हमेशा ये होती है वेदर अमाउंट इज मेजरेबल एंड कलेक्टेबल। इट शुड बी मेजरेबल एंड कलेक्टेबल। सर इसका मतलब क्या हुआ मेजरेबल एंड कलेक्टेबल? भाई अमाउंट में क्लैरिटी होनी चाहिए, इतना पैसा मिलने वाला है, इट शुड बी कलेक्टेबल। सपोज एक इंसॉल्वेंट कंपनी है, वो डिक्लेयर कर देती है, इंसॉल्वेंट कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है, महाना डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया लेकिन ये कलेक्टेबल ही नहीं है, हम उसको बुक नहीं करते। यूक्रेन की कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया, अरे वो पैसे दे ही नहीं सकते हमको, हम बुक नहीं करते, कलेक्टेबल ही नहीं है, ठीक है। इजराइल की कंपनी ने नहीं आ सकता, भाई कलेक्टेबल ही नहीं है। तो डिविडेंड में दो चीजों की बात करो, प्राइमरी कंडीशन कि राइट टू रिसीव डिविडेंड एस्टैब्लिश हो गया था ना, कौन सी ईयर में एस्टैब्लिश हुआ उसके हिसाब से बुकिंग की ना, और दूसरा सेकेंडरी कंडीशन कि भाई डिविडेंड इनकम वाज मेजरेबल एंड कलेक्टेबल, तभी इसको बुक किया गया ना। फिर गेन लॉस ऑन म्यूचुअल फंड, गेन लॉस ऑन म्यूचुअल फंड। सबसे पहले म्यूचुअल फंड का गेन लॉस तभी बुक होना चाहिए जब म्यूचुअल फंड ट्रांसफर होते हैं, जब म्यूचुअल फंड सेल होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, ट्रांसफर होते हैं, रिडीम होते हैं, तभी इसको बुक करना चाहिए, पहली बात। दूसरा, गेन लॉस कितना होता है, कितना सेल प्रोसीड हमको मिल रहा है और बुक वैल्यू कितना है उसका डिफरेंस होता है, कितना सेल प्रोसीड मिला, कितना बुक वैल्यू, उसका डिफरेंस होना चाहिए। अगर आपको बुक वैल्यू तो बुक्स ऑफ अकाउंट से मिल जाएगी, अगर आपको देखना है कि सेल प्रोसीड्स कितने थे तो आपको म्यूचुअल फंड का स्टेटमेंट मिलता है, वहां से आपको मिल जाएगा। तो बहुत सिंपल है, तीन इनकम के बारे में बात की है, पहले इंटरेस्ट ऑन एफडी की बात की है, शेड्यूल पे भरोसा लाओ, उसके बाद और फिर ईयर एंड की बात, दो चीजें। डिविडेंड में प्राइमरी कंडीशन सेकेंडरी कंडीशन फुलफिल हो रही है ना, तभी आप डिविडेंड इनकम को बुक कर रहे हो ना, वो देखो। गेन लॉस ऑन म्यूचुअल फंड बहुत सिंपल बात है, जब ट्रांसफर रिडेम्पशन हो गया तभी इसको बुक कर सकते हैं आप, उसके पहले नहीं। इट शुड गेट रियलाइज्ड, इट इज डिफरेंस बिटवीन सेल प्रोसीड एंड बुक वैल्यू। सेल प्रोसीड तो आपको स्टेटमेंट से मिल जाएगा, बुक वैल्यू बुक से मिल जाएगा, ठीक है, दैट्स इट। तो आपके तीन तरह के इनकम के लोग बात कर रहे हैं। आइए देखिए, हो सकता है आपके बुक्स में चार्ट बने हुए हो, आगे जो बताने वालों बने तो बहुत बढ़िया, उसका फायदा उठाइए, नहीं होंगे तो आप बना लीजिएगा। अनडिस्क्लोज्ड इनकम, जो कंपनी, बहुत बार कंपनीज अपनी इनकम को डिस्क्लोज नहीं करती है, वो ब्लैक मनी होता है, ना उसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करते हैं, ना उसके ऊपर इनकम टैक्स पे करते हैं, ठीक है, ऐसा बहुत बार होता है। लेकिन फिर उनका हृदय परिवर्तन होता है, उनको ऐसा लगता है कि हमने ये गलत किया देश के साथ में, हमने इसको डिस्क्लोज करना चाहिए, इसके टैक्सेस भरने चाहिए, ठीक है। कारों में भी ये पॉइंट आता है। यहां पर अगर शेड्यूल 3 क्या बोलते हैं, साल भर में कंपनी ने अगर वॉलेंटरीली खुद होके अपनी अनडिस्क्लोज्ड इनकम को, ब्लैक मनी को जाकर गवर्नमेंट के पास में डिस्क्लोज किया है, सरेंडर किया है, तो उसके डिटेल्स आपको नोट्स टू अकाउंट्स में देने पड़ेंगे, ठीक है। और कारों में भी आपको रिपोर्ट करना पड़ता है, कारों में भी आपको रिपोर्ट करना पड़ता है कि क्या कंपनी ने ऐसे डिस्क्लोजर का, सरेंडर का प्रॉपर अकाउंटिंग किया ना, बहुत सिंपल। लेकिन गवर्नमेंट ने अगर बहुत एफर्ट्स लगाए, गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली थी कि भाई बिंदास डिक्लेरेशन करो, हम आपको ये पेनाल्टी नहीं लगाएंगे, हम आपको इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं लगाएंगे, वैसा नहीं लगाएंगे, उसमें अगर डिस्क्लोजर किया है तो बोले ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। ये जेन्युइनली खुद ये कोई बड़ा काम करेंगे तो डिस्क्लोज करो नोट्स टू अकाउंट्स में, इनकी वाहवाही करो, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट की एमनेस्टी स्कीम आती है, ठीक है, एमनेस्टी स्कीम आती है, मतलब गवर्नमेंट बहुत बार ऐसे बीच में लाता है 4-5 सालों के बीच में कि आपकी अनडिस्क्लोज इनकम अगर होगी ये सालों की तो बिंदास आप बता दीजिए, आपके ऊपर पेनाल्टी नहीं लगाएंगे, आपके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे, एंड सो ऑन,
ठीक है, अगर ऐसा है तो उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। तो शेड्यूल 3 के अंदर इनकम को लेकर डिस्क्लोजर है कि साल भर में कभी भी आपने अनडिस्क्लोज इनकम को, ब्लैक मनी को जाकर डिस्क्लोज किया है, सरेंडर किया है, तो उसका नोट्स टू अकाउंट्स में बताइए। करेक्ट इनकरेक्ट में एमसीक्यू में आता है कि हाँ, ऐसे डिस्क्लोजर की डिटेल नोट्स टू अकाउंट्स में करने पड़ते हैं, प्लस कारों में बताना पड़ता है कि इसकी प्रॉपर अकाउंटिंग कर ली ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अगर ये गवर्नमेंट की किसी इम्यूनिटी स्कीम में किया है, गवर्नमेंट ने एफर्ट्स डाल कर बहुत ज्यादा समझा कर अगर ये निकलवाया है, तो इसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, कंपनी को इतना क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वही बात यहां पे, वही बात आपको देखने को मिलेगी। अगर डिस्क्लोज ड्यूरिंग द अगर है तो आपको बताना पड़ता है। अगर ये किसी स्कीम के अंदर है तो गवर्नमेंट, तो यहां पे डिस्क्लोजर करने की जरूरत नहीं है, कंपनी ने कोई बड़ा तीर नहीं मारा, उन्होंने कोई अपना हृदय परिवर्तन नहीं किया हुआ है। अब हम ऑडिट ऑफ परचेज की बात करते हैं। यहां पे वापस एक ओवरऑल ऑडिट प्रोसीजर है, एक ओवरव्यू है, जैसे सेल्स में था कॉपी पेस्ट वैसा का वैसा। सबसे पहले परचेज साइकिल समझो, ठीक है, पूरा परचेज का प्रोसेस समझो, परचेस ऑर्डर प्लेस करने से लेके आखिरी पेमेंट तक कितने स्टेप्स है, कितनी प्रोसीजर, पूरा साइकिल समझ जाओ। फिर प्रोडक्शन सेंटर्स, मतलब कौन से सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स लोग प्रोड्यूस करते हैं या फिर ट्रेड करते हैं, वो समझो। उसके लिए सबसे मेजर कौन सा रॉ मटेरियल, क्या क्या खरीदते हैं ये लोग, वो समझो। तो ये बात को समझो कि कौन सा रॉ मटेरियल बहुत बल्क में खरीदता है, कौन सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस पे सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है, क्योंकि उस पर आपको ऑडिट में ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आप इनके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स को समझो, क्या परचेस में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी ला के रखा हुआ है कि इन्होंने, ठीक है। फिर परचेस के जो डॉक्यूमेंट्स है उसको प्री नंबर करके रखा है, ताकि कोई भी डॉक्यूमेंट, फिर वो परचेस रिक्वेशन नोट हो या परचेस ऑर्डर हो या फिर आपका जीआरएन हो, कुछ भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। क्या इंटरनल कंट्रोल्स एस्टैब्लिश करके रखे। फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, आपको इंक्वायरी करके, ऑब्जर्वेशन करके, इंस्पेक्शन करके, इंटरनल कंट्रोल्स ये लोग जो बोल रहे हैं वो सही में ऑपरेशन में है ना, आर दे ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, वो देखना पड़ेगा। फिर आपको सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर लगानी पड़ेगी, एक्चुअल परचेस को चेक करना पड़ेगा। पहला तरीका है एनालिटिकल प्रोसीजर्स। इसमें लोग 3 चीजों की बात करते हैं। आप देखो परचेज को पिछले सालों से मैच करो, ट्रेंड एनालिसिस करो, ट्रेंड के हिसाब से परचेज अगर 10-10% हर साल इंक्रीज होता था, तो वो हिसाब से इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है क्या। आप जो बजट में परचेज थे उससे कंपेयर करो, भाई जितना सोचा था परचेज उसके आसपास ही है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रही। करंट ईयर के टर्नओवर के हिसाब से, मेरे हिसाब से इतना टर्नओवर है तो इतना प्रोडक्शन होना चाहिए था, इतना प्रोडक्शन तो इतना परचेस होना चाहिए था, वो परचेज से मैच हो रही है क्या। पिछले साल से कंपेयर किया ट्रेंड एनालिसिस, पिछले साल से कंपेयर किया ट्रेंड एनालिसिस, ओपनिंग से कंपेयर किया कंपैरेटिव एनालिसिस, खुद का एस्टिमेट बनाया कि भाई मेरे हिसाब से इतना टर्नओवर है तो इतना परचेस होना चाहिए था, हो रहा है क्या। ठीक है, फिर और एक चीज करो, इतनी क्वांटिटी परचेस्ड है, ये एवरेज प्राइस है, एक्सपेक्टेड परचेज इतना निकल रहा है, एक्चुअल परचेज से मैच हो रहा है क्या। तो एनालिटिकल प्रोसीजर, जब वॉल्यूमनस बहुत ट्रांजैक्शन हो तो एनालिटिकल प्रोसेस बड़े प्यारे होते हैं। एक आपने पिछले साल से कंपेयर किया, एक आपने बजट से कंपेयर किया, एक आपने टर्नओवर के बेस से निकाला, एक आपने बोला मेरे पास में क्वांटिटी परचेस है, एवरेज रेट से मल्टीप्लाई करता हूं, देखता हूं एक्सपेक्टेड परचेस एक्चुअल परचेस मैच होते क्या। फिर टेस्ट ऑफ डिटेल्स, आप थोड़ा सा सैम्पलिंग कर लो, और सैम्पलिंग करके जो आपने परचेस ट्रांजैक्शन सिलेक्ट किए हैं उसको डॉक्यूमेंट्स से मैच कर करके उसका इनडेप्थ चेकिंग कर लो। तो ये ओवरऑल परचेस की प्रोसीजर, पहले साइकिल को समझा, फिर प्रोडक्शन सेंटर को समझा, फिर सिस्टम को समझा, फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल किया, फिर सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर लगाया, उसमें पहले एनालिटिकल प्रोसीजर लगाया, और फिर उसमें आपने टेस्ट ऑफ डिटेल्स लगाया। कॉपी पेस्ट जैसा हम लोग सेल्स में करते बिल्कुल वैसा ही है। अब ओवरऑल ऑडिट प्रोसीजर के बाद में यहां पर भी वापस सेम हर असर्शन के लिए इन लोगों ने बात की है, दे टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी असर्शन। सबसे पहले इन्होंने बात की है ऑकरेंस की। ठीक है, आइए भाई, सेल का जो ऑकरेंस था ना भाई, कस्टमर और डॉक्यूमेंटेड पॉइंट्स थे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से भी रिकॉग्नाइज होना चाहिए ना, उसके पॉइंट्स थे, कुछ स्पेशल पॉइंट थे, उसके मुकाबले ये बहुत बेटर है। सेल्स के ऑकरेंस में जो पॉइंट्स उन्हें इंक्लूड किए थे उसके मुकाबले बहुत प्यारा, बहुत बेटर है। आपका प्रैक्टिकल फ्लो, सबसे पहले आपके प्रैक्टिकल फ्लो में अगर परचेस आपको चेक करना है, परचेस जेन्युइन है क्या, परचेस जेन्युइन है क्या, परचेस सही में रियल है क्या, सही में ऑकर हुआ है क्या। कोई भी सप्लायर, सप्लायर मतलब भी वेंडर, पहले उसको कंपनी के साथ में रजिस्टर करना पड़ता है, और कंपनी वाले बहुत सोच समझ कर, अच्छे ऑनेस्ट लोग, रेप्यूटेड लोग जो वो माल सालों से सप्लाई कर रहे हैं,
ऐसे लोगों को ही, ठीक है, रजिस्टर करवाता है एज अ वेंडर, ताकि ये सप्लायर्स कोई झोलझाल ना करे, कोई गड़बड़ ना करे। तो सबसे पहले सप्लायर का रजिस्ट्रेशन आपने देखना चाहिए कि कंपनी का बहुत एक स्ट्रांग वेंडर रजिस्ट्रेशन सिस्टम है ना। वेंडर रजिस्ट्रेशन, वेंडर अगर किसी को भी कंपनी का सप्लायर बनना है तो उनको रजिस्टर करना पड़ता है। तो आपने देखना कंपनी का एक स्ट्रांग वेंडर रजिस्ट्रेशन सिस्टम है ना, जहां पे वो वेंडर का बैकग्राउंड, उनका रेपुटेशन, उनकी पास्ट हिस्ट्री, इसको देखकर अच्छे ऑनेस्ट एथिकल सप्लायर्स को ही वो लोग रजिस्टर कर रहे हैं ना। अगर ऐसा है तो फिर परचेज जेन्युइन होने के ट्रांजैक्शंस, ऑकर जेन्युइन होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। चलो बोले ठीक है, ठीक है, आपका जो वेंडर है वो वेंडर एकदम सही है। फिर अब वेंडर एकदम सही है, वो गुड्स भेजेगा, आपने देखना चाहिए कि भाई गुड्स इनवर्ड रजिस्टर में एंट्री है ना। अगर आप चेक करना चाहते हो परचेसेस जेन्युइन है ना, रियली ऑकर हुए है ना, सबसे पहले जो वेंडर्स रजिस्टर्ड है वो क्या वो जेन्युइन है, भाई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो बहुत बढ़िया। फिर आप देखो जो भी परचेस है, जो भी रैंडमली आपने परचेस चुने हैं, जो भी आपने रैंडमली परचेस चुने हैं, ठीक है, उसका सही में आपको गुड्स आते हुए दिख रहा है क्या? आने के बाद में उसका क्वालिटी इंस्पेक्शन रिपोर्ट दिख रहा है क्या? जब गुड्स अनलोड होते हैं तो उसका जीआरएन दिख रहा है क्या? उसका स्टॉक रजिस्टर में एंट्री दिख रहा है क्या? परचेस इनवॉइस दिख रहा है क्या? देखो बहुत सिंपल बात है, ठीक है। आप चेक करना चाहते हो क्या ये एक जेन्युइन परचेस है, आप चेक करना चाहते हो क्या ये एक जेन्युइन परचेस है, एक रियल परचेस है। इज इट अ जेन्युइन परचेस, इज इट अ रियल परचेस? ठीक है, तो आपने रैंडमली कुछ परचेस ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट करना चाहिए। सबसे पहले वेंडर देखो, वेंडर्स प्रॉपर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉलो करके रजिस्टर हुआ था ना, डन। गुड्स इनवर्ड में एंट्री दिख रही है, डन। फिर क्वालिटी इंस्पेक्शन दिख रहा है, डन। फिर जीआरएन दिख रहा है, फिर स्टॉक रिकॉर्ड में एंट्री दिख रही है, फिर परचेस में। यही तो प्रैक्टिकल फ्लो है। आप रैंडमली कुछ परचेस को सिलेक्ट करो, पहले वेंडर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से वेंडर बराबर रजिस्टर हुआ था ना, कंपनी का प्रोसेस बराबर चल रहा है, ठीक है। फिर गुड्स आते हैं, इनवर्ड में एंट्री दिखती है। फिर गुड्स जब क्वालिटी चेक होता है, क्वालिटी चेक रिपोर्ट दिख रही है। फिर आपका गुड्स जब अनलोड होते हैं तो जीआरएन बनता है, वो दिख रहा है। स्टॉक रजिस्टर में एंट्री होती है, वो दिख रहा है। परचेस इनवॉइस दिख रहा है। ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स प्रूव कि ये परचेस एक जेन्युइन परचेस है, एक रियल परचेस है, परचेस हैज ऑकर्ड, ऑकरेंस नजर आ रहा है। आपको एक एक लाइन में लिखना पड़ेगा। जो वेंडर है वो प्रॉपर वेंडर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से रजिस्टर हुआ था ना, कंपनी का रजिस्ट्रेशन सिस्टम अच्छा चल रहा है। जो परचेस, फिर गुड्स इनवर्ड रजिस्टर में एंट्री दिख रही है ना, एक एक लाइन में लिखना पड़ेगा। अब ऑकरेंस की बात तो होगी, ऑकरेंस की बात हो गई। अब इन्होंने बोला कुछ स्पेशल बातें। जब आप परचेस चेक कर रहे हो, जब आप परचेस चेक कर रहे हो तो कुछ स्पेशल बातें आप लोगों ने देख लेनी चाहिए। बोले ठीक है, बताओ क्या स्पेशल बातें। तो बिटकॉइन करके शॉर्टकट है। अब बिटकॉइन है ही स्पेशल। स्पेशल, कुछ स्पेशल कंसिडरेशंस इन परचेस, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट कुछ बातें आपने चेक करनी चाहिए परचेस में। स्पेशल कंसिडरेशन, बिटकॉइन, बुकिंग डेट। परचेस की बुकिंग डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन गुड्स के रिस्क और रिवॉर्ड्स हमारे ऊपर ट्रांसफर हो गए, हम गुड्स के मालिक बन गए, उस दिन वो परचेज बुक हो जाना चाहिए। परचेज बुक हो जाना चाहिए, उसका क्रेडिटर बुक हो जाना चाहिए, और वो इन्वेंट्री हमारी हो चुकी है, ठीक है। जब भी हमारे बैलेंस शीट बने, हमारे बैलेंस शीट में वो इन्वेंट्री आनी चाहिए। So booking date is very important when risk and rewards are transferred, when ownership is transferred, when ownership is transferred, तो भाई साहब होना चाहिए। अब इसमें आपको देखना पड़ता है टर्म्स एंड कंडीशंस। अगर परचेस अग्रीमेंट में लिखा है फ्री ऑन बोर्ड, मतलब क्या, सामने वाला सप्लायर सिर्फ अपने फैक्ट्री पे गुड्स रेडी कर हमको जाकर लाना है। अगर ऐसा है, जिस दिन हमने गुड्स की डिलीवरी, जिस दिन ट्रांसपोर्टेशन में गुड्स गए, हमने जिम्मेदारी उठाई, उस दिन से हमारा परचेस हो गया, उस दिन से हमारा क्रेडिटर आ गया, उस दिन से हमारे गुड्स आ गए। लेकिन अगर अग्रीमेंट में लिखा है कॉस्ट इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड फ्रेट, CIF, दो तरह के अग्रीमेंट होते हैं। फ्री ऑन बोर्ड मतलब आप लेकर जाइए, CIF मतलब कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, मतलब इंश्योरेंस फ्रेट हम देखने वाले हैं। ऐसे केस में जब गुड्स ट्रांसपोर्टर से हमारे गोडाउन में डिलीवर होंगे, तभी हम लोगों ने परचेस बुक करना चाहिए। तो परचेस बुकिंग डेट आप ध्यान रखिए। जब रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर होते हैं, अलग अलग दो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। फ्री ऑन बोर्ड वाले कॉन्ट्रैक्ट में जिस दिन आपने वहां से ट्रांसपोर्टर ने डिलीवरी उठाई, वो आपकी जिम्मेदारी बन गई, परचेस बुक कर लो। CIF में कॉस्ट इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड फ्रेट में जिस दिन आपके गोडाउन में डिलीवरी होगी, उस दिन आप परचेस बुक करोगे। परचेस बुक करते वक्त इनपुट टैक्स, बहुत इनपुट टैक्स होता है। जो इनपुट टैक्स आपका रिफंडेबल है, एडजस्टेबल है, ITC है, उसको अलग से ITC रिसीवेबल बुक करना चाहिए। जिसका आपको सेट ऑफ नहीं मिलेगा, उसको आपने परचेस में रखना चाहिए। बिट
ट्रांजैक्शन, अनयूजुअल नेचर ट्रांजैक्शन है क्या? अनयूजुअल नेचर ट्रांजैक्शन, अजीबोगरीब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपने माल खरीदा है, बहुत ज्यादा रेट में आपने माल खरीदा है, एक ऐसा प्रोडक्ट खरीदा जनरली आप नहीं खरीदते, उसको बहुत अच्छे से चेक करना चाहिए। तो बिट में बी इज फॉर बुकिंग डेट पे ध्यान देना चाहिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट पे ध्यान देना चाहिए, ट्रांजैक्शन जो अनयूजुअल है उस पर ध्यान देना चाहिए। कॉइन, कैपिटलाइजेशन, आपने देखना चाहिए नेचर ऑफ परचेज क्या है। यू शुड ऑलवेज सी व्हाट इज द नेचर ऑफ एक्सपेंस, इज इट कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर। अगर ये किसी कैपिटल, किसी लैंड, बिल्डिंग, मशीन के कंस्ट्रक्शन में काम आ रहा है, कैपिटल नेचर, तो कैपिटलाइज करो। नहीं ऐसा तो आपने उसको पीएनएल में डेबिट करना चाहिए। हमेशा इंश्योर करना चाहिए ओरिजिनल इनवॉइस है ना, नहीं तो क्या होता है, ओरिजिनल इनवॉइस का परचेस एक बार बुक करेंगे और डुप्लीकेट इनवॉइस का परचेस और एक बार बुक करेंगे, डबल बुकिंग हो सकती है। भाई सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, पैसा पूरा दे रहे हैं हम लोग, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखने चाहिए। अगर रिलेटेड पार्टी है तो बस यहाँ पे तो वही पुरानी चीज है, रिलेटेड पार्टी है तो आप देखो जो प्राइजेस है वो आर्म्स लेंथ है ना, प्राइजेस ऐसे ना एज इफ वी बोथ पार्टीज आर अनरिलेटेड, प्राइजेस, टर्म्स एंड कंडीशंस बिल्कुल वैसे ही है ना। और ये देखना चाहिए एन स्टैंड फॉर नेम ऑफ द एंटिटी, अगर हमारा नाम है रिकॉर्ड्स पे तो हम इसके मालिक है, हमारा खर्चा है। किसी और कंपनी का नाम है तो भाई किसी और का खर्चा है, मैं क्यों बुक करूं उसको। तो आपने स्पेशल पॉइंट में बिटकॉइन, बुकिंग डेट, इनकम टैक्स, आपका इनपुट क्रेडिट, आपके ट्रांजैक्शन कोई अनयूजुअल है क्या, कॉइन, कैपिटलाइजेशन की बात की, ओरिजिनल इनवॉइस की बात की, इफ रिलेटेड पार्टी उसकी बात की, नेम ऑफ द एंटिटी की हमने बात की। तो आपका यहाँ पे पहले जो कुछ चीजें प्रैक्टिकल फ्लो में है, प्रैक्टिकल फ्लो में है। अगर परचेस की ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं मतलब परचेस ऑकर हो रहा है। अब साथ में कुछ स्पेशल बातें, बिटकॉइन वाली बातें भी आप चेक कर लो। अब कहीं कहीं पे मॉड्यूल वाले बहुत ही महान है यार, बहुत ही महान है, इन्होंने कंप्लीटनेस और मेजरमेंट, एक्यूरेसी दोनों असर्शन को मिक्स करके ऑडिट प्रोसीजर दे दी। आइए पहले कट ऑफ। कट ऑफ मतलब इस साल का अगले साल नहीं गया, अगले साल का इस साल नहीं आया, बहुत सिंपल है। इस साल के आखिरी 5 जीआरएन देख लो, देखो, और 5 जीआरएन देख लो, और फिर अगले साल के पहले 5 जीआरएन देख लो, और इसमें आपको एक ही फोकस करना है, इस साल के ट्रांजैक्शन गलती से अगले साल ना चले जाए और अगले साल के ट्रांजैक्शन गलती से इस साल ना आ जाए। इसके आपके मन में निश्चिंत रहेंगे कि भाई कट ऑफ बराबर फॉलो किया है, इससे आपका मन भी निश्चिंत रहेगा इस ईयर का कोई ट्रांजैक्शन छूटा तो नहीं है। तो आप कट ऑफ के लिए इस साल के एंड के कुछ ट्रांजैक्शन, अगले साल के कुछ ट्रांजैक्शन आप देख लीजिए, उससे आपको समझ में आएगा। गुड्स इन ट्रांजिट, जीआईटी, गुड्स इन ट्रांजिट, देखिए अगर परचेस के अग्रीमेंट में लिखा है फ्री ऑन बोर्ड, मतलब हमको हमारा ट्रांसपोर्टर भेजकर माल लाना था। अगर फ्री ऑन बोर्ड है मतलब हमारे ट्रांसपोर्टर ने जिस दिन डिलीवरी ली हम उसके मालिक बन गए, वो हमारा परचेस हो गया, वो हमारा क्रेडिटर बुक करना पड़ेगा, वो जीआईटी हमारे स्टॉक में दिखना चाहिए। अगर परचेस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है सीआईएफ मतलब उनकी जिम्मेदारी है मेरे गोडाउन तक, क्योंकि उसने इंश्योरेंस और फ्रेट भी ले लिया, मेरे गोडाउन तक डिलीवर करना, तो वो मेरा जीआईटी नहीं दिखेगा, इट इज नॉट माई जीआईटी। जिस दिन डिलीवर होगा उस दिन बुक करेंगे। तो आपको ध्यान से देखना है परचेस कॉन्ट्रैक्ट को कि फ्री ऑन बोर्ड है कि सीआईएफ है। फ्री ऑन बोर्ड है मतलब जिस दिन मेरा ट्रांसपोर्टर लेगा अगर जीआईटी है तो वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरा जीआईटी है, नुकसान हुआ तो मेरा नुकसान होगा, ठीक है। अगर फ्री ऑन बोर्ड है मतलब मेरा ट्रांसपोर्टर भेजना था, उसकी डिलीवरी लेनी थी, मतलब वो जीआईटी मेरा है। सीआईएफ है मतलब वो मुझे डिलीवर करके जाएगा, उसकी जिम्मेदारी है, मुझे वो जीआईटी बुक करने की जरूरत नहीं है, गुड्स इन ट्रांजिट दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आखिरी में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना चाहिए, भाई कंफर्म करो कि आपने बराबर कट ऑफ फॉलो किया ना, सारे परचेज बुक हो गए ना, कोई परचेज छूटा तो नहीं है। तो आप आखिरी के 5-6 जीआर इधर के, फर्स्ट उधर के देख लो, आप गुड्स इन ट्रांजिट हमारा है कि नहीं वो देख लो, एफओबी में हमारा है, सीआईएफ में हमारा नहीं है, और डब्ल्यूआर ले लो। अब थोड़ा एनालिटिकल प्रोसीजर्स, थोड़े कंपैरिजंस आप कर लीजिए, आप अमाउंट्स, रेशियोज निकाल लीजिए, इससे समझेगा कि भाई परचेस मोटा मोटी ठीक लग रहा है ना, कुछ छूटा तो नहीं है, अमाउंट में कोई गड़बड़ तो नहीं लग रही। कंजम्पशन एनालिसिस, सर ये कंजम्पशन एनालिसिस क्या है, ठीक है, देखो आपको सीएसआर करना है, सीएसआर रिकंसिलिएशन, सीएसआर रिकंसिलिएशन करना है, एनालिटिकल प्रोसीजर में सीएसआर रिकंसिलिएशन करना है आपको। कंजम्पशन एनालिसिस मतलब क्या, आप टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकालो, प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर दुनिया भर की कॉस्ट आएगी। आप देखो प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर आपका मटेरियल कॉस्ट आएगा, आपका लेबर कॉस्ट आएगा, आपके ओवरहेड आएंगे एंड सो ऑन। आप देखिए कि भाई आपका कंजम्पशन एनालिसिस करिए, कंजम्पशन एनालिसिस करिए, उसमें आप देखिए रॉ मटेरियल कॉस्ट कितना है। आप इसको पिछले सालों से कंपेयर करिए कि जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो नॉर्मल लग रहा है ना, रॉ मटेरियल कॉस्ट नॉर्मल लग रहा है ना,
क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट के अंदर परचेसेस आते हैं। अगर रॉ मटेरियल कॉस्ट नॉर्मल लग रहा है मतलब परचेस ओवर मोटा मोटी नॉर्मल लग रहा है, सब ठीक लग रहा है। अगर आपको ऐसा दिखा कि भाई रॉ मटेरियल कॉस्ट बहुत कम हो रहा है, तो ऐसा आपके मन में डर आ सकता है कोई परचेस छूट तो नहीं गया, परचेस के कंप्लीटनेस में प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आप कंजम्पशन एनालिसिस करिए। स्टॉक कंपोजिशन, आप स्टॉक कंपोजिशन देखिए, आप स्टॉक कंपोजिशन के अंदर कि भाई टोटल स्टॉक में आप टोटल स्टॉक के अंदर आपके टोटल स्टॉक में रॉ मटेरियल आएगा, रॉ मटेरियल के बाद में WIP आएगा, WIP के बाद में फिनिश गुड्स आएगा। अब आप एक बार देख लीजिए कि भाई रॉ मटेरियल कितना परसेंटेज है टोटल स्टॉक का। यार पिछले बार तो 30-40% हुआ करता, बहुत ज्यादा हुआ करता था। अगर रॉ मटेरियल का कंपोजिशन कम हो रहा है, फिर हमारे मन में डर होता है कोई परचेसेस छूट तो नहीं गए, परचेसेस इनकम्प्लीट तो नहीं है। कंजम्पशन एनालिसिस में अगर कंजम्पशन कम होता हुआ नजर आता है तो मन में डर है कोई परचेस छूट तो नहीं गया। स्टॉक कंपोजिशन में अगर रॉ मटेरियल का स्टॉक कम होता हुआ नजर आता है तो भाई कोई परचेस छूट तो नहीं गया। आप रेशियोज निकाल कर देखिए, आप स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकाल के देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। आप स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकाल के देखिए, आप क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो निकाल के देखिए कि भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज क्रेडिटर। आप ये रेशियोज निकाल के देखिए, पिछले साल से कंपेयर करके दूसरों से कंपेयर कुछ अनयूजुअल तो नहीं दिख रहा, कुछ अनयूजुअल अजीबोगरीब तो नहीं दिख रहा। वो आपने देखना चाहिए कि भाई बहुत अमाउंट कम, बहुत रेशियोज अगर एकदम फ्लक्चुएट करते कुछ तो गड़बड़ है, या तो परचेस छूटा है या तो अमाउंट कहीं पे गड़बड़ हुआ है। आप रिकंसिलिएशन बनाइए, क्वांटिटी का रिकंसिलिएशन, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस आपका प्रोडक्शन में कितना कंज्यूम हुआ और इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक, ये मैच हो रहा है क्या। तो अगर आपको चेक करना है कंप्लीटनेस, पहले आपने कट ऑफ की बात की, उसमें आपने आखिरी के कुछ अगले साल के कुछ की बात की, GIT की बात की, डब्ल्यू रिटर्न रिप्रेजेंट की बात की। आइडेंटिकल पोजीशन में आपने कंजम्पशन एनालिसिस के हिसाब से बराबर लग रहा है ना, स्टॉक कंपोजिशन बराबर लग रहा है ना, रेशियो एनालिसिस बराबर लग रहा है ना, CSR रिकंसिलिएशन बराबर लग रहा है ना, देख लो। अगर ये बराबर लग रहा है तो फिर मोटा मोटी परचेस सही है। परचेस एक्सपेंस के बाद अगला एक्सपेंस आता है आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। बहुत सिंपल है, इसको चेक करना है। यहाँ पे ओवरऑल ऑडिट प्रोसीजर दिए, असर्शन वाइज ऑडिट प्रोसीजर नहीं दिए। सबसे पहले आप क्या करिए, आप लिस्ट ले लीजिए। लिस्ट, ओपनिंग में कितने एम्प्लॉयज थे, हर महीने में कितने एम्प्लॉयज आए, कितने एम्प्लॉयज गए, और क्लोजिंग में कितने एम्प्लॉयज हुए, लिस्ट ले लीजिए। आप देख लीजिए कि लिस्ट कंप्लीट है ना, आखिरी में जितने एम्प्लॉयज है सही में उतने एम्प्लॉयज हमारे एम्प्लॉय रजिस्टर में दिख रहे हैं ना, वो आप मैच कर लीजिए। मैच हो गया, लिस्ट एकदम बढ़िया है। अब एक काम करिए, जो भी न्यू ज्वाइनीज है हर महीने के, रैंडमली कुछ न्यू ज्वाइनीज को सिलेक्ट करिए। न्यू ज्वाइनीज को सिलेक्ट करिए, आप देखिए कि न्यू ज्वाइनीज की जो सैलरी है वो उनके अपॉइंटमेंट लेटर से मैच होती है। सबसे पहले उनको अपॉइंटमेंट मिलता है, अपॉइंटमेंट लेटर से वो मैच हो रहा है। फिर आप देखिए उनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है। पहले महीने की सैलरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से एंड ऑफ द मंथ होनी चाहिए। अगर डेट ऑफ ज्वाइनिंग 16 तारीख है तो 16 से एंड ऑफ द मंथ होना चाहिए। अगर डेट ऑफ ज्वाइनिंग 20 तारीख है तो 20 तारीख से एंड ऑफ द मंथ। और उसको प्रॉपर कैलकुलेट कर रहे ना, बेसिक सैलरी बराबर ले रहे ना, उसमें अलाउंसेस बराबर ले रहे ना। पहले महीने की सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि पहले महीने के बेसिस पे फिर अगले महीने की सैलरीज को कंप्यूट किया जाता है। तो आप देख लीजिए न्यू हायर्स जो है रैंडमली सिलेक्ट करके अपॉइंटमेंट लेटर से मैच हो रहे हैं ना, सारे कंपोनेंट्स बराबर है ना, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग बराबर है ना, उसके हिसाब से पेमेंट हो रहा है ना। ऐसा तो नहीं पूरे महीने का पेमेंट कर दे रहे, होता ही है। फिर आप कुछ जो लोग छोड़कर जा रहे हैं, लीवर्स है, रिजाइन करके जा रहे हैं, जिनको निकाला जा रहा है, उनको सिलेक्ट करिए। रैंडमली उनको आप सिलेक्ट करिए। आप देखिए कि क्या हुआ है, वो छोड़कर चले गए, रिजाइन करके चले गए, ऐसा हो गया, उनको निकाला गया, वैसा हो गया। अब जब जो भी रीजन है, आप जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें देखिए ऐसे सिचुएशन में उनको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए क्या, उनको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, उनको फुल एंड फाइनल क्या क्या अमाउंट मिलने चाहिए। तो अच्छे से आप एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट पढ़िए और आप देखिए कि उनका फुल एंड फाइनल जो पेमेंट है वो क्या क्या होना चाहिए। कोई उनको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, उनको रिटायरमेंट क्या बेनिफिट्स मिलने चाहिए, उनको दूसरे और क्या बेनिफिट्स मिलने चाहिए, वो एक बार अपन ने चेक करना चाहिए। और वो कैलकुलेशंस बराबर है ना, वो चेक करना चाहिए, वो सबसे क्रिटिकल हो जाता है। और आखिरी महीने की सैलरी, अगर उन्होंने 20 दिन तक काम किया तो 20 दिन तक की सैलरी मिलनी चाहिए। उन्हें अगर पूरे महीने काम किया तो पूरे महीने की सैलरी मिलनी चाहिए। जनरली पूरे महीने का ही होता है। जब छोड़कर जाते हैं लीव तो इसके अंदर उसका रीजन और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या पेमेंट्स होने वाले हैं, फाइनल उनका रिटायरमेंट, PF, दुनिया भर की चीजें, वो कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर एक जो सबसे बड़ा डर होता है एम्प्लॉय एक्सपेंस में, फिक्टिशियस एम्प्लॉयज का। नकली एम्प्लॉयज होते हैं, उनकी सैलरी
मैनेजमेंट के लोग खा जाते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, आर दे हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अगेंस्ट फिक्टिशियस एम्प्लॉयज। जैसे एम्प्लॉयज की ज्वाइनिंग होती है तो हर एम्प्लॉय का फोटोग्राफ होना चाहिए, उसका आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, उसका फोटो आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, उसका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड चेक करना चाहिए इंडिपेंडेंटली। देखो ऐसा सिस्टम है क्या। उसके बाद डेली उसका अटेंडेंस बायोमेट्रिक से होना चाहिए। ऐसा होने से फेक एम्प्लॉयज के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि फेक एम्प्लॉयज के ये सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे ही नहीं, फेक एम्प्लॉयज का डेली अटेंडेंस ही नहीं होगा। तो फेक एम्प्लॉयज के लिए आप देखिए कि आपका टेस्ट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत स्ट्रांग है ना। फिर आप टेस्ट ऑफ डिटेल्स में काम करिए, आप रैंडमली कुछ एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करिए, जाकर मिलिए, क्या सही में ये एम्प्लॉयज एग्जिस्ट करते हैं ना। आप खुद उनके आइडेंटिटी प्रूफ, उनके एड्रेस प्रूफ, इनके बैंक स्टेटमेंट की प्रूफ देखिए, क्या ये जेन्युइन लोग हैं ना। एनालिटिकल प्रोसीजर्स बड़े काम की चीज है। आप इसमें दो काम कर सकते हैं, मंथली एनालिसिस। आप 12 महीने का सैलरी का ग्राफ बना लीजिए, फ्लैट आना चाहिए, छोटे मोटे चेंजेस ही होने चाहिए। अगर सैलरी कहीं से बढ़ी है तो स्टेप अप, आपको एक स्टेप दिखना चाहिए, दैट्स इट। आप 12 महीने का सैलरी का ग्राफ बना लीजिए और देख लिए वो ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल है ना। अगर उसमें स्पाइक है, चेंजेस है तो क्यों चेंजेस है, वहां से कुछ भी अनयूजुअल है तो आपको पता चल जाएगा, जिसको आपको चेक करना चाहिए। आपको जून के महीने में इंक्रीज दिखा, पता चला बोनस था, आप बोनस चेक कर लो, ठीक है। आपको दिखा कि जैन के महीने में स्टेप अप है, प्रमोशंस है, तो प्रमोशंस आप चेक कर लो। तो आपका वो जो ग्राफ है, सारे सारे जो इवेंट्स है सैलरी के, वो आपको साफ साफ नजर आएंगे और आप उनको चेक कर सकते हो। फिर आप एक काम करिए, हर कैटेगरी एम्प्लॉयज जिनकी सेम सैलरी है, एक एवरेज एम्प्लॉय पर सैलरी निकाल लीजिए, एवरेज सैलरी पर एम्प्लॉय, एवरेज सैलरी पर एम्प्लॉय आप निकाल लीजिए हर कैटेगरी का। आपके स्किल्ड होंगे, सेमी स्किल्ड होंगे, अनस्किल्ड होंगे, जो कैटेगरीज है, भाई एवरेज सैलरी क्या हो रही है, पिछले सालों से कंपेयर करो। भाई 10% का नॉर्मल इंक्रीज दिख रहा है ना, 10% का नॉर्मल इंक्रीज है, वो आप चेक कर लीजिए। आप पिछले साल से कंपेयर करिए, पिछले महीने से कंपेयर करिए, यार ये नॉर्मल दिख रहा है ना, ठीक है, विश्वास, हाँ यार नॉर्मल लिख रहा है, तो विश्वास आता है कि टोटल सैलरी बराबर है। आप रीजनेबलनेस टेस्ट, एक काम करिए, आप देखिए कि भाई कितने एम्प्लॉयज है और कितना प्रोडक्शन हो रहा है। प्रोडक्शन पर एम्प्लॉय निकाल कर देखिए, पिछले सालों से कंपेयर करिए, इंडस्ट्री से कंपेयर करिए कि प्रोडक्शन के हिसाब से नंबर ऑफ एम्प्लॉयज नॉर्मल लग रहे हैं। अगर प्रोडक्शन पर एम्प्लॉय पिछले सालों से मैच हो रहा है, इंडस्ट्री से मैच हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज नॉर्मल लग रहे हैं, मतलब उनकी सैलरी भी नॉर्मल लग रही है। जब हम लोग नॉन फाइनेंशियल डेटा बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो हम रीजनेबलनेस टेस्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। देखिए एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले लिस्ट लीजिए, उसके अंदर ओपनिंग के एम्प्लॉयज कितने, हर महीने कितने आए कितने गए, क्लोजिंग के एम्प्लॉयज लिस्ट कंप्लीट है, एक्यूरेट है, वो चेक कर लीजिए। न्यू हायर्स को सिलेक्ट करके उनके अपॉइंटमेंट से चीज़ों को चेक कर लीजिए, पहले महीने की सैलरी बराबर है, लीवर्स क्यों छोड़ के गए, रीजंस क्या है, उनका कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल कैलकुलेशन बराबर है ना, वो देख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है आखिरी महीने की सैलरी भी देखिए। फिक्टिशियस एम्प्लॉयज के अंदर कंपनी के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है ना, ताकि फिक्टिशियस एम्प्लॉयज नहीं आए। और फिर आप टेस्ट ऑफ डिटेल्स भी करके देखिए, आप उन ऐसे लोगों से मिलिए, उनके आप प्रूफ देखिए कि जेन्युइन लोग हैं ना। एनालिटिकल प्रोसेस परफॉर्म करिए, उसमें मंथली एनालिसिस हो गया, हर कैटेगरी का एवरेज सैलरी पर एम्प्लॉय निकाल कर देखिए नॉर्मल है ना। आप देखिए प्रोडक्शन पर एम्प्लॉय निकाल कर कि ये नॉर्मल लग रहा है ना, प्रोडक्शन पर एम्प्लॉय नॉर्मल लग रहा है ना, नंबर ऑफ लेबर, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज नॉर्मल लग रहे हैं ना। फिर आप पीएफ, ईएसआईसी रेगुलरली कंपनी हर हर महीने प्रोविडेंट फंड का पेमेंट कर रही है ना, हर महीने ईएसआईसी का पेमेंट कर रही है ना। आप देखिए मंथली मंथली आप मंथली शेड्यूल देखिए, हर महीने पेमेंट किया ना, उसका प्रॉपर कैलकुलेशन हो रहा है ना, वो आपने चेक कर लेना चाहिए। क्लोजिंग प्रोविजन, एम्प्लॉयज के बहुत सारे क्लोजिंग प्रोविजंस होते हैं, ठीक है। आपके प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी बराबर बना रहे, प्रोविजन फॉर पेंशन बराबर बना रहे, प्रोविजन फॉर लिव इनकैशमेंट बराबर बना रहे, जो क्लोजिंग अक्रूड है वो बराबर है ना। तो हमने लिस्ट से शुरुआत की, लिस्ट से जुड़ जाता आपके, लिस्ट से आप लिस्ट से शुरुआत की, लिस्ट से अपने आप ये 3 पॉइंट अपने आप लिस्ट से जुड़ जाते हैं। फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम फिक्टिशियस का था, वो हो जाता है। फिर आपके दिमाग लगाओ, एनालिटिकल हो गए आपके, तो पहला लिस्ट हो गया, फिक्टिशियस हो गया, एनालिटिकल हो गए, और फिर अदर पॉइंट्स हो गए। ऐसे 4 चीजों पे आपको अल्टीमेटली फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगला है कि डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन कैसे चेक करना। आ जाइए, बहुत सिंपल है, पहले बता दीजिए। जब टेंजिबल एसेट्स को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम राइट ऑफ करते हैं बिकॉज ऑफ वेयर एंड टेयर एंड यूसेज,
ऑब्सोलेसेंस, उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और जब हम लोग इंटेंजिबल एसेट को राइट ऑफ करते हैं ओवर देयर यूजफुल लाइफ, उसको हम लोग बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। इसमें 4 चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। मेथड बराबर है ना, कॉस्ट बराबर है ना, यूजफुल लाइफ बराबर है ना, रेसिडुअल वैल्यू बराबर है ना। पहले आप मेथड की बात करेंगे कि भाई जो भी मेथड आप यूज कर रहे हो वो एएस इंडियस के हिसाब से बराबर है ना, वो जो हमारा कंजम्पशन पैटर्न है, यूसेज पैटर्न है, उसको बराबर एसएलएम मेथड, डब्ल्यूडीवी मेथड, सम ऑफ डिजिट मेथड, जो भी मेथड यूज कर रहे हैं एएस इंडियस के हिसाब से बराबर है, वो अप्रोप्रिएट है ना, वो अप्रोप्रिएट है ना, वो आपने चेक करना चाहिए। उसके जो रेट्स है, रेट्स बहुत सोच समझ के रेट्स कंप्यूट किए गए हैं, जो रेट्स है वो प्रॉपर है, वो कंपनीज एक्ट के जो रेट है उससे कम नहीं होने चाहिए, कंपनीज एक्ट में जो रिक्वायरमेंट है उससे कम नहीं होना चाहिए। कहीं कहीं पे आपका कंपाउंड वाइज अकाउंटिंग है, तो आप देखिए हर कंपाउंड का डेप्रिसिएशन अलग से चार्ज होना चाहिए। आप देखिए मेथड्स बराबर जो कंजम्पशन पैटर्न है, जो यूसेज हम कर रहे हैं उसके हिसाब से है, एएस इंडियस के हिसाब से है, रेट्स अप्रोप्रिएट है, कंपोनेंट वाइज में सबका हर कंपोनेंट का अलग अलग मेथड रहेगा। मेथड के बाद कॉस्ट की बात करिए, फिक्स एसेट का कॉस्ट बराबर है ना, उसको बनाते वक्त परचेज प्राइस, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड, सारे जो प्रॉपर खर्चे कैपिटलाइज किए गए हैं ना, ठीक है, प्रॉपर एक्सपेंसेस कैपिटलाइज किए, एक्चुअल एक्सपेंसेस कैपिटलाइज किए गए ना। जब भी कोई चेंज आता है, मॉडिफिकेशंस है, तो बराबर उसको कैपिटलाइज किया गया है ना। जो एसेट बिक गए उसकी कॉस्ट को अलग कर दिया गया ना, एडिशन। पहले तो इनिशियल कैपिटलाइजेशन बराबर है, फिर जो नए एसेट्स आते हैं उसका एडिशन, जो एसेट्स जाते हैं उसका डिलीशन कॉस्ट में बराबर हो रहा है। देखिए रिवैल्यूएशन किया गया क्या, एएस 10 के हिसाब से रिवैल्यूएशन किया गया क्या, रिवैल्यूएशन अप्रोप्रिएट है क्या, वो आप देखिए। आपका आईटी डेप्रिसिएशन कैन बी वेरी यूजफुल। इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन होता है, तो आप वहां पर देखिए इनकम टैक्स में आपको समझ में आ जाएगा कि इनकम टैक्स में, ठीक है, इनकम टैक्स में आपको समझ में आ जाएगा कि आपके कितने नए एसेट्स आए हैं और कितने एसेट्स आपने बेचे हैं। वहां पे देखना चाहिए कि जो एसेट्स आए एसेट्स गए उसका डेप्रिसिएशन अलग से निकलता है, आपने देखना चाहिए यहां पर भी जो एसेट्स आए गए उसका डेप्रिसिएशन बराबर कैलकुलेट हुआ है ना। तो आईटी डेप्रिसिएशन थोड़े कंपैरिजन इंफॉर्मेशन के काम आएगा। देखो हमने पहले मीनिंग की बात की और फिर 4 चीजों की बात कर रहे हैं। मेथड्स अप्रोप्रिएट है उसकी बात कर ली, कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट बराबर है, एडिशन डिलीशन बराबर है, रिवैल्यूएशन बराबर है उसकी बात कर ली। आईटी डेप्रिसिएशन से आपको ब्लॉक ऑफ द एसेट्स, आईटी डेप्रिसिएशन से भी आपको कुछ ओपनिंग कॉस्ट, एडिशन का कॉस्ट, गए उसका डिलीशन, ये सारे कॉस्ट आपको मिल सकते हैं। यूजफुल लाइफ की अगर हम लोग बात करते हैं, यूजफुल लाइफ कब से शुरू होती है, रेडी टू यूज। ध्यान रखना डेप्रिसिएशन की शुरुआत कहां से होनी चाहिए, रेडी टू यूज, नॉट पुट टू यूज। इनकम टैक्स में पुट टू यूज है, लेकिन एएस के अंदर जब से एसेट रेडी टू यूज है तब से उसकी यूजफुल लाइफ शुरू होती है। तो आपको ये देखना चाहिए कि भाई प्रॉपर डेट से जो रेडी टू यूज है वहां से इसकी यूजफुल लाइफ ली गई है, रीजनेबल होनी चाहिए। पिछले सालों से दूसरी कंपनियां जो ले रही है यूजफुल है उसके आसपास होनी चाहिए, इट शुड बी रीजनेबल, एक्सेप्टेबल। सप्लायर जो बोल रहा है मशीन की उसके आसपास होनी चाहिए, पुरानी मशीन कितनी चली उसके आसपास होनी चाहिए, कोई चेंज है क्या वो आपने देखना चाहिए। तो आपने देखना चाहिए यूजफुल लाइफ रेडी टू यूज से शुरू होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए, चेंजेस अप्रोप्रिएट होने चाहिए। यूजफुल लाइफ बदलती है तो आपको डेप्रिसिएशन बदलना पड़ता है, प्रोस्पेक्टिव चेंज आता है। रेसिडुअल वैल्यू नॉर्मल लग रहा है ना, कैसे निकाला कि 10 साल बाद क्या होगी, कैसे आपने उसको निकाला, कोई रिपोर्ट आपने ली, देखो नॉर्मल लग रहा है। शेड्यूल 3 बोलता है 5%, कॉस्ट के 5% के ऊपर रेसिडुअल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो इंश्योर करिए वो। अदर्स में डेप्रिसिएशन बढ़ाने के लिए, इनकम टैक्स कम करने के लिए कोई फेक एसेट्स तो नहीं है, फेक एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर करके आपका प्रॉफिट कम तो नहीं किया जा रहा। एनालिटिकल प्रोसीजर, बहुत ही सिंपल एनालिटिकल प्रोसीजर हो सकती है। ओपनिंग कॉस्ट लीजिए, क्लोजिंग कॉस्ट लीजिए, डिवाइड बाय 2 करिए, आपको एवरेज ओपनिंग बुक वैल्यू, क्लोजिंग बुक पे डिवाइड बाय 2 करिए, आपको एवरेज मिल जाएगा कि भाई एवरेज बुक वैल्यू कितना था, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन रेट लगाइए तो आपको एक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। बहुत सिंपल सा है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करिए, उसको डेप्रिसिएशन रेट से मल्टीप्लाई करिए, आपको एक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, उसको एक्चुअल डेप्रिसिएशन मैच करिए, नियर बाय आना चाहिए। तो अगर आपको डेप्रिसिएशन के बारे में, चेकिंग के बारे में बात करनी है, उसका मीनिंग बताइए। 4 चीजों के बारे में, थोड़ा कॉस्ट के बारे में, थोड़ा मेथड के बारे में बात करिए, कॉस्ट के बारे में बात करिए, यूजफुल लाइफ के बारे में बात करिए, रेसिडुअल वैल्यू के बारे में बात करिए, ठीक है। डिस्क्लोजर में आपको वही 4 चीजें, ओवरऑल मेथड क्या था, आपकी पॉलिसी क्या थी, आपके रेट क्या थे वो बताइए, कॉस्ट में आपने क्या क्या इंक्लूड किया वो बताइए,
आपकी यूजफुल लाइफ बताइए, आपकी रेसिडुअल वैल्यू बताइए, वही 4 चीज को मोटा मोटी डिस्क्लोज कर दीजिए। अगर हम लोग अब बाकी एक्सपेंसेस की बात करते हैं, अभी हम लोगों ने परचेस की बात कर ली, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस की बात कर ली, डेप्रिसिएशन की हम लोगों ने बात कर ली। इसके अलावा अगर हम लोग बाकी जो एक्सपेंसेस है अगर उसकी हम लोग बात करें तो सब में सबसे पहले एनालिटिकल प्रोसीजर्स। आप मंथली ट्रेंड बना सकते हो कि मंथली बेस पे खर्चा, ठीक है, एक नॉर्मल रेट से बढ़ रहा है ना, या फिर ये कांस्टेंट रहना, रेंट कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रह रहा है ना, जो उसका एक्सपेक्टेड बिहेवियर है उसका ग्राफ एक्सपेक्टेड बिहेवियर के हिसाब से उसका ग्राफ बराबर दिख रहा है ना, आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगा दीजिए। आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगा दीजिए। फिर टेस्ट ऑफ डिटेल्स में जब आप चीजों को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मतलब वाउचर से चेक करते हैं तो उसमें आपने क्या क्या देखना है। सबसे पहले नेचर, देखो एक कॉमन सीक्वेंस में खर्चे का नेचर क्या है। सिंपल सी चीज है, बिजनेस नेचर एक्सपेंस होना चाहिए, हमारे बिजनेस से कनेक्टेड होना चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। पर्सनल एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस यहां पे नहीं आने चाहिए। खर्चे का नेचर देखो। फिर इसका ऑथराइजेशन, भाई खर्चा बिजनेस का लग रहा है, इसका ऑथराइजेशन हुआ था ना, कोई भी खर्चे का सबसे पहले ऑथराइजेशन होता है, तो ऑथराइजेशन हुआ था ना, सही बंदे ने इसको अप्रूव किया था ना, सिग्नेचर स्टैम्प दिख रही है डॉक्यूमेंट्स में, सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिखने चाहिए। अप्रूवल का डॉक्यूमेंट दिखना चाहिए, परचेस का बिल दिखना चाहिए, ठीक है, परचेस का बिल दिखना चाहिए, तो उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट है वो नजर आने चाहिए। देखना चाहिए आपने बिल में इसी पीरियड का है ना, भाई इस पीरियड का तो इस पीरियड में बुक हो ना, अगर अगले साल का तो अगले साल में बुक हो, सही पीरियड में बुक हो रहना। कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू देखना चाहिए, कैपिटल नेचर का है कि रेवेन्यू नेचर का। कैपिटल नेचर का तो किसी एसेट में डेबिट होगा, रेवेन्यू नेचर का तो पिनल में जाएगा। एक्सपेंस की हेडिंग सही होनी चाहिए। अगर आपका रॉ मटेरियल से रिलेटेड है तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में जाता है भाई वो, ठीक है, आपका उसमें जाएगा। अगर एम्प्लॉय से रिलेटेड तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में जाएगा। फाइनेंस वाला तो फाइनेंस में जाएगा, नहीं तो अदर में जाएगा, प्रॉपर हेडिंग में जा रहा है ना। अगर आपको बाकी एक्सपेंसेस चेक करने हैं तो पहले एनालिटिकल प्रोसीजर में मंथली ट्रेंड चेक कर लो, कुछ अनयूजुअल अजीबोगरीब तो नहीं है, एक्सपेक्टेड जैसा ग्राफ था वैसा आ रहा है ना। फिर टेस्ट ऑफ डिटेल्स में खर्चों को आप सिलेक्ट कर लीजिए रैंडमली, आप देखिए उसका नेचर बिजनेस है ना, फिर ऑथराइजेशन है ना, ऑथराइजेशन के बाद उसके डॉक्यूमेंट सारे नजर दिख रहे हैं ना, डॉक्यूमेंट्स को देखकर सही पीरियड लग रहा है ना, इसी साल का है ना, कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू बराबर है ना, एक्सपेंस का हेडिंग बराबर है ना। अब जो और थोड़े से खर्चे हैं सबके बारे में छोटा मोटा बोलते गए, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पता होनी चाहिए। जैसे पावर एंड फ्यूल एक्सपेंसेस, उनका कहना है पावर एंड फ्यूल एक्सपेंसेस चेक करने के लिए एनालिटिकल प्रोसेस कैन बी रियली वेरी गुड, बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत मजा आएगा। बोले क्या करिए, आप जो भी जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है या कोल कंजम्पशन है या वुड कंजम्पशन है, उसका जो मंथली एक्सपेंसेस का शेड्यूल या ग्राफ बनाइए, और आप देखिए जैसा एक्सपेक्टेड ग्राफ था कि अगर कांस्टेंट ग्राफ था तो कांस्टेंट ग्राफ, धीरे धीरे बढ़ता हुआ ग्राफ, या फिर समर सीजन में थोड़ा ज्यादा, विंटर सीजन में थोड़ा कम, वो हिसाब से आपका कंजम्पशन ग्राफ दिख रहा है क्या। फिर एक काम करिए, एक्सपेक्टेड पावर बिल, आपको पता है कितने यूनिट्स कंज्यूम्ड है, या कितने लीटर आपने, या कितने किलो कोयला, कितने लीटर पेट्रोल आपने कंज्यूम किया, आप एवरेज परचेस प्राइस से मल्टीप्लाई करके देखिए कि एक्सपेक्टेड बिल और एक्चुअल बिल मैच हो रहे ना। इनका कहना है पावर और फ्यूल में एनालिटिकल प्रोसेस बहुत मजेदार हो सकते हैं। मंथली ग्राफ्स, मंथली शेड्यूल आपको बहुत काम आ सकता है, ठीक है, कि कुछ अनयूजुअल तो नहीं है। आप एक्सपेक्टेड पावर बिल निकालिए, यूनिट्स कंज्यूम से और एक्चुअल से कंपेयर करिए। और एक बड़े प्यारी चीज कर सकते हैं, आप प्रोडक्शन का ग्राफ और पावर कंजम्पशन का ग्राफ कंपेयर करिए। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है पावर भी बढ़ना चाहिए, जैसे वो कम हो रहा है पावर भी कम होना चाहिए। प्रोडक्शन जैसे कम ज्यादा होगा, आपका पावर भी कम ज्यादा होना चाहिए, मतलब वो नॉर्मल लग रहा है, रियल लग रहा है, जेन्युइन लग रहा है। तो पावर और फ्यूल के अंदर एनालिटिकल प्रोसेस बड़े काम के होते हैं। मंथली एनालिसिस, एक्सपेक्टेड पावर बिल निकाल के काम चलाओ, प्रोडक्शन से कंपेयर करके काम चलाओ। इंश्योरेंस पे उसका कहना है टेस्ट ऑफ डिटेल्स बड़े काम के। पहले इंश्योरेंस पॉलिसीज की लिस्ट लीजिए, कितनी इंश्योरेंस पॉलिसीज है, किस पर्पस के लिए है, बिजनेस की है ना, उसके कितने प्रीमियम्स हैं। आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट से चेक कर लो भाई, हाँ इतनी पॉलिसीज है, सही में बिजनेस नेचर का है, और सही में जो इतनी भी पॉलिसीज है, ये जितनी भी पॉलिसीज है इसका इतना प्रीमियम है, उसके डॉक्यूमेंट से चेक कर लिया। अब ये चेक करिए प्रीमियम बराबर सही पीरियड में बुक हुआ है ना। तो जनरली इंश्योरेंस में होता है प्रीपेड इंश्योरेंस होता है, आप इंश्योरेंस पे करते हो, आपको पता चलता है अरे भाई 4 महीने तो अगले साल के, 2 महीने तो अगले साल के, 3 महीने तो अगले साल के, तो बराबर आपने उसको प्रीपेड इंश्योरेंस में, या फिर प्रीपेड इंश्योरेंस में आपने उसको, प्रीपेड एक्सपेंस में आपने उसको ट्रांसफर किया ना। तो आपको इंश्योरेंस में बहुत सिंपल से टेस्ट ऑफ डिटेल्स है, लिस्ट और टाइम पीरियड बराबर है ना, बस इस पे ध्यान देना है। लीगल एक्सपेंस की अगर बात करते हैं, आप समरी लीजिए, हर महीने में आपने
हर महीने में आप मंथली समरी, हर महीने में कितने एक्सपेंसेस किए और हर कंसल्टेंट को कितना पेमेंट किया है। आप एक समरी लीजिए, मंथली आप एक समरी लीजिए, आप देखिए कि कौन से महीने में बहुत ज्यादा लीगल एक्सपेंस हो गए, और आप कंसल्टेंट वाइज भी एक समरी लीजिए। हर कंसल्टेंट मतलब लॉयर्स, कितने लॉयर्स हम लोगों ने अपॉइंट किए थे इस साल और हर लॉयर को कितना पेमेंट है। इससे आपको उस एरिया का एक ओवरव्यू आ जाएगा कि मंथली एक्सपेंसेस कैसे चल रहे हैं, उसका ओवरव्यू आ जाएगा। कौन से कंसल्टेंट को बहुत ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं वो भी समझ में आ जाएगा। अब आप लेकर बैठिए रिकरिंग एक्सपेंस और नॉन रिकरिंग एक्सपेंस को। रिकरिंग एक्सपेंस मतलब क्या, बहुत सारे ऐसे लॉयर्स होते हैं, जूनियर लॉयर्स होते हैं जिनको हम लोग रिटेनरशिप बेसिस मतलब उनको बोलते हैं कि भाई ये तेरा महीने का 50,000 रुपए फिक्स है, जितने भी हमारे लिटिगेशन के काम है वो कर लिया कर, पूरे काम होने चाहिए, तेरी जिम्मेदारी है वो। तो बहुत सारे लॉयर्स को हम लोग रिटेनरशिप बेसिस पे रखते हैं, मतलब उसको पूरी रिटेनरशिप बेसिस पे देते हैं, मतलब उसको रेगुलर जिम्मेदारियां हम लोग दे देते हैं, तो उसको जनरली फिक्स मंथली पे जाता है। तो आप देखिए कि जो रिटेनरशिप का अग्रीमेंट है उसके हिसाब से फिक्स मंथली पे जा रहा है ना हर महीने। नॉन रिकरिंग मतलब जो बड़े बड़े केसेस पे होते हैं उनके लिए हम सीनियर्स लॉयर लाते हैं, केस टू केस बेसिस पे, सिचुएशन टू सिचुएशन बेसिस पे हम सीनियर लॉयर्स को लेकर आते हैं। तो आप देखिए कौन से लीगल केसेस थे जिसमें सीनियर लॉयर्स को लाया गया, ठीक है, कौन से लीगल केसेस थे जिसमें सीनियर लॉयर्स को, ठीक है, सीनियर लॉयर्स को लाया गया, वो आप देखिए। वो आपको देखना चाहिए सीनियर लॉयर्स कहां कहां पर आ रहे हैं। सीनियर लॉयर्स आपके जो सीनियर लॉयर्स आपके कहां कहां पर आ रहे हैं वो देखना चाहिए, और वो उन्होंने कितनी हियरिंग की, क्योंकि उनका पर हियरिंग पेमेंट रहता है। देखो उनके साथ में क्या अग्रीमेंट है, उन्होंने क्या इनवॉइस भेजा, उसके हिसाब से उनके पेमेंट चेक करने पड़ेंगे। रिकरिंग फिक्स्ड होता है, अग्रीमेंट में दिया होता है। नॉन रिकरिंग हियरिंग्स के लॉयर टू लॉयर चेंज होता है, हियरिंग बेसिस पे होता है, और पर हियरिंग का रेट अग्रीमेंट के अंदर दिया होता है। भाई 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10, 20-20 लाख होते हैं पर हियरिंग के, बड़े बड़े लॉयर्स के, तो वो देखो बराबर है ना। और खास चीज आप ये चेक करते करते देखो ये सारे पेमेंट कौन से लीगल केसेस के लिए कर रहे हैं। आपको लीगल एक्सपेंस चेक कर करके डिस्प्यूट्स और लिटिगेशंस की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। आप देखो कि प्रोविजन इनके लिए बराबर बना के रखे ना, तो लीगल एक्सपेंस इज अ बिग बिग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, वहां से आपको डिस्प्यूट्स और लिटिगेशंस मिलेंगे। ट्रैवल, रिपेयर, प्रिंटिंग, मिसलेनियस, इनका कहना है कि भाई एनालिटिकल मिसलेनियस जो बहुत खर्चे, उसमें कितने बिल देखोगे, चाय का बिल क्या देखोगे तुम। एक काम करो, जो छोटे मोटे खर्चे उसके सीधा एनालिटिकल प्रोसीजर बनाओ, मंथली नॉर्मल लग रहे हैं ना, पिछले 3-4 साल का कंपेयर कर लो, नॉर्मल लग रहे हैं ना, ठीक है, टोटल एक्सपेंस के हिसाब से नॉर्मल लग रहे हैं ना, ओवरऑल रीजनेबल लग रहे हैं ना, कंपनी की ग्रोथ के हिसाब से नॉर्मल लग रहे हैं ना, बस इतना चेक करके छोड़ दो। एनालिटिकल प्रोसीजर्स, मंथली एनालिसिस, ईयरली एनालिसिस, टोटल एक्सपेंस का कितना परसेंटेज है वो एनालिसिस करके देख लो, ठीक है। आपके शेड्यूल 3 में तो डिस्क्लोजर्स होते ही है, आपके 7 हेडेस होते हैं। अदर्स में भी आपने रेंट, पावर, फ्यूल, इंश्योरेंस, ट्रैवल, लीगल, प्रिंटिंग, ऐसा आपने हेडिंग देना चाहिए, डिटेल्स आपको देनी चाहिए। जितनी डिटेल देंगे आपके इन्वेस्टर को उतनी ज्यादा अच्छी जानकारी मिलेगी। अब ये आखिरी चीज है, मैंने आपको बोला बार बार स्पेशल डिस्क्लोजर, कुछ समय पहले अमेंडमेंट आया था और नोट्स टू अकाउंट्स में और बातें लिखने के लिए बोला गया था। आपके इसमें प्रॉपर चार्ट बना के होंगे, ठीक है, ये मैंने जब चार्ट बनाए थे वहां से बता रहा हूँ, जो मेरे हाथ से बनाए हुए हैं। तो ऐसी शॉर्टकट है, बेनामी प्रॉपर्टी शुड बी यूज फॉर CSR, बेनामी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे इन टोटल हम लोग 6 बातें देखने वाले, लेट्स सी वन बाय वन। सबसे पहले बेनामी प्रॉपर्टी, बेनामी प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं हम लोग। लेट्स फर्स्ट कम टू बेनामी प्रॉपर्टी। बेनामी प्रॉपर्टी क्या होता है, जब पैसा एक बंदे का लगा लेकिन है किसी और के नाम पर, ठीक है, वॉचमैन के नाम पर 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, माली के नाम पर 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ड्राइवर के नाम पर 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आपके हाउसमेड जो है उसके नाम पर 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है। मतलब साफ साफ नजर आ रहा है कि पैसा किसी और का है, नाम सिर्फ इनका है। इसको बोलते हैं बेनामी प्रॉपर्टी। इंडिया में बेनामी प्रॉपर्टी का बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए बेनामी प्रॉपर्टी प्रोहिबिशन ट्रांजैक्शन एक्ट है, बेनामी जो प्रॉपर्टीज है उसके प्रोहिबिशन के लिए एक्ट बना हुआ है। तो हमको यहां पे बहुत सिंपल से यहां पे डिस्क्लोज, नोट्स अकाउंट में डिस्क्लोज करना पड़ता है, क्या कंपनी के अगेंस्ट कोई केस चल रहा है क्या, प्रोसीडिंग्स चल रहा है क्या बेनामी प्रॉपर्टी का। 2 तरह के केस हो सकते हैं कि कंपनी बेनामी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, मतलब कंपनी के पास प्रॉपर्टी है लेकिन साफ साफ नजर आ रहा है
ये कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं है, कंपनी के पास में इतने रिसोर्सेज थे ही नहीं इस तरह की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, तो उसके डिटेल्स देने पड़ेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी को बेनामी बना जा रहा है, उसका अमाउंट कितना है, असली बेनिफिशियरी कौन है, कौन से लाइन आइटम में, कौन सी है वो प्रॉपर्टी, कितना अमाउंट है, हमारे बैलेंस शीट में कौन से लाइन आइटम में है, और इसका असली बेनिफिशियरी कौन है। उल्टा अगर है, ऐसा बोल रहा है कि कंपनी की बेनामी प्रॉपर्टी किसी और के नाम पर है, तो उसके भी डिटेल्स देने पड़ेंगे। उसके भी डिटेल्स देने पड़ेंगे कि नेचर ऑफ द केस, कौन सी प्रॉपर्टी ऐसे बोल रही कंपनी के हैं, उसका आज के डेट में स्टेटस क्या है, और कंपनी क्या बोल रही है इसके बारे में, कि भाई हमारी प्रॉपर्टी किसी और के नाम पर ऐसे कितने हैं ऐसे, हमने कंपनी ने अपनी प्रॉपर्टीज को, अपने एसेट्स को डाइवर्ट कर दिया दूसरों के नाम पर, ऐसे कितने केसेस है, उसका स्टेटस क्या है आज के डेट में, और कंपनी क्या बोल रही है। तो अगर कंपनी के पास में बेनामी प्रॉपर्टी है उसके डिटेल्स दे दो। देखो बहुत सिंपल है, बेनामी प्रॉपर्टी के केसेस अगर कंपनी के अगेंस्ट चल रहे हैं, जितने केसेस कंपनी के अगर कंपनी के पास प्रॉपर्टी उसकी डिटेल दे दो, कंपनी की प्रॉपर्टी दूसरों के पास है तो उसकी डिटेल दे दो। तो बेनामी प्रॉपर्टी के डिटेल्स देने पड़ते हैं नोट्स टू अकाउंट्स पे। आपको इतना बता दूं, कारों में भी बोला हुआ है कि आप हमको कमेंट करना पड़ता है, बेनामी प्रॉपर्टी के अगर केसेस कंपनी के अगेंस्ट है तो नोट्स टू अकाउंट्स में उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर है कि नहीं है। कारों में रिपोर्ट करना पड़ता है कि भाई कंपनी बेनामी प्रॉपर्टी का जो डिस्क्लोजर है नोट्स टू अकाउंट्स में बराबर दे रही कि नहीं। तो शेड्यूल 3 बोलता है डिस्क्लोजर दो, और कारो बोलता है कमेंट करो डिस्क्लोजर किया कि नहीं किया। फिर बेनामी प्रॉपर्टी शुड बी यूज्ड फॉर सीएसआर। सी स्टैंड फॉर सीएसआर एक्सपेंडिचर। भाई सीएसआर एक्सपेंडिचर के बारे में बताओ, कौन से सीएसआर एक्टिविटी के लिए इन्होंने खर्चा किया है, ठीक है। ये लोग कौन से सीएसआर एक्टिविटी में अपना सीएसआर का खर्चा कर रहे हैं, ये सारी एक्टिविटीज अलाउड थी क्या, प्रॉपर, ठीक है, कहां पे खर्चा कर रहे हैं, क्या सीएसआर में रिलेटेड पार्टीज को ही पैसा दे रहे क्या, बस इतना ही सीएसआर हो गया, अपने रिलेटेड पार्टी को पैसा दे रहे हो आप। तो आप बताइए कहां पे कौन से पर्पस के लिए सीएसआर का काम कर रहे हैं, एजुकेशन में, पावर्टी में, एनिमल्स के लिए कहां पे पैसा खर्च कर रहे हैं, अपने रिलेटेड पार्टी को तो पैसा नहीं दे रहे हैं। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको साल भर में कितना पैसा खर्च करना चाहिए। हम जानते हैं 2% खर्च करना पड़ता है एवरेज प्रॉफिट का, वो बताइए कितना पैसा खर्च कर चुके वो बताइए, कितना शॉर्टफॉल है, कितना पैसा खर्च नहीं कर पाए वो बताइए। अच्छा, पिछले साल में भी शॉर्टफॉल था क्या, कि भाई पिछले सालों में इतना शॉर्टफॉल था, इस साल का इतना है, तो टोटल मतलब पिछले साल का भी कोई शॉर्टफॉल था क्या। एक्सपोज करिए कंपनियों को कि भाई ये सीएसआर का एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे, एक्सपोज देम अगर कोई शॉर्टफॉल है क्या। तो आपको सीएसआर खर्चा बताना है। सी 2 बार है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। क्रिप्टो करेंसी, क्या कंपनी ने साल भर में क्रिप्टो करेंसी में पैसा इन्वेस्ट किया है क्या, या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग की है क्या, बाइंग सेलिंग की है क्या, ठीक है। आपको डिटेल्स देने पड़ेंगे, कितना पैसा इन्वेस्ट किया या ट्रेडिंग में लगाया, कितना पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया क्रिप्टो करेंसी में, या फिर कितनी क्रिप्टो करेंसी में इन्होंने ट्रेडिंग की, ठीक है। कितने फंड्स आपने डिप्लॉय किए, प्रॉफिट लॉस कितना हुआ क्रिप्टो करेंसी में, और क्लोजिंग डेट पे कितनी क्रिप्टो करेंसी है। बताओ अपने शेयर होल्डर को कि तुम्हारा क्या एक्सपोजर है क्रिप्टो करेंसी का, क्रिप्टो करेंसी का तुम्हारा एक्सपोजर क्या है, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो क्या, ट्रेडिंग कर रहे हो क्या, कितना कर रहे हो, कितना प्रॉफिट लॉस आ रहा है। आज की डेट में क्रिप्टो करेंसी कितनी है, 2 सी है, सी फॉर सीएसआर है, सी फॉर क्रिप्टो है। एक एस है, स्ट्रक ऑफ कंपनी। आप जानते हो कि जिस कंपनी का नाम रजिस्ट्रार अपने रजिस्टर से निकाल देता है उसको बोलते हैं कंपनी स्ट्रक ऑफ होगी, कंपनी खत्म हो गई। क्या साल भर में हम लोग ऐसी कंपनी जो खत्म हो चुकी है, स्ट्राइक ऑफ हो चुकी है, ठीक है, उनके साथ में हमारा कोई ट्रांजैक्शंस या रिसिप्ट बैलेंसेस है क्या, कंपनी के नाम बताओ। ये कंपनी हमारी होल्डिंग सब्सिडरी रिलेटेड थी कि अनरिलेटेड थी वो बताओ, और बताओ कितना पैसा इनसे रिसीवेबल था, कितना पैसा इनको पेएबल था, कितना इन्वेस्टमेंट था इनके इसके अंदर, या फिर उनका इन्वेस्टमेंट हमारे में था, और कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस है क्या। क्या साल भर में कोई कंपनी स्ट्रक ऑफ हुई और उनसे हमारा रिसीवेबल पेएबल था कि डिटेल्स, ऐसी कितनी कंपनी जो साल भर में स्ट्रक ऑफ हुई उनके साथ हमारा रिसीवेबल पेएबल था, उनके नाम, उनके साथ रिलेशन, कितना पैसा रिसीवेबल, कितना पैसा पेएबल था, कितना इन्वेस्टमेंट हमने उसमें किया था, कितना उन्होंने हमारे इसमें किया था, और कोई बैलेंस होगा तो स्ट्रक ऑफ कंपनी के रिसीवेबल पेएबल बताने। 2 आ रहे अब, ठीक है। रेशियोज के बारे में बताना पड़ेगा, अब बहुत सारी लिस्ट दी हुई है दोस्तों। देखिए मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपको समझाने के साथ साथ में याद कैसे मैं करवा दूं,
इसके लिए मैं बहुत सारी चीजें सोचता हूँ, तो छोटे छोटे बहुत इनोवेटिव चार्ट्स बनाता रहता हूँ। अब रेशियोज बहुत सारे हैं। अब मैंने कैसे याद रखना कौन से जहां पे इनकम न्यूमरेटर में है। अब रेशियोज बहुत सारे हैं, तो अब उसको ग्रुपिंग, भाई ऐसे रेशियो जहां पे इनकम आपके इनकम न्यूमरेटर में है, जैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम आपके प्रॉफिट्स, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी। कंपनी को नोट्स टू अकाउंट्स में बताना पड़ता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। आपके सेल्स टर्नओवर रेशियोज, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो, नेट कैपिटल टर्नओवर रेशियो, अदर्स में डेट सर्विस रेशियो। तो आपको बहुत सारे रेशियो एनालिसिस खुद होके शेड्यूल खुद होके नोट्स टू अकाउंट्स में देने पड़ते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, टर्नओवर रेशियोज, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, नेट कैपिटल टर्नओवर रेशियो, डेट सर्विस टर्नओवर रेशियो आपको बताने पड़ते हैं। आपको एक्सपेंस यानी याद रखने के लिए एक्सपेंस न्यूमरेटर में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके न्यूमरेटर में, ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो कैसे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज क्रेडिटर, एवरेज, तो वो भी बताने पड़ते हैं। एसेट से रिलेटेड करंट, आपका करंट रेशियो बताना पड़ता है। लायबिलिटी से रिलेटेड डेट इक्विटी रेशियो आपको बताना पड़ता है। कंपनी को बहुत सारे रेशियोज अपने नोट्स टू अकाउंट्स में देने पड़ते हैं। इनकम के बारे में सोचोगे तो आपको रिटर्न्स याद आ जाएंगे, आपके टर्नओवर रेशियोज आपको आ जाएंगे, डेट सर्विस याद आएगा, ठीक है। एक्सपेंस के बारे में सोचोगे तो आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो याद आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है, एवरेज आपका क्रेडिट टर्नओवर रेशियो याद आ जाएगा। एसेट के बारे में सोचोगे करंट एसेट रेशियो याद आ जाएगा। लायबिलिटी के बारे में सोचोगे डेट इक्विटी रेशियो। इनकम के बारे में सोचोगे रेशियो याद आएंगे। एक्सपेंस के बारे में सोचोगे रेशियो याद आएंगे। एसेट के बारे में सोचोगे रेशियो याद आ जाएंगे। लायबिलिटी के बारे में सोचोगे आपको रेशियो याद आ जाएंगे, ठीक है। देन तो आपको ये रेशियोज बताने पड़ते हैं, उसके न्यूमरेटर में क्या क्या आया, डिनोमिनेटर में क्या, हर रेशियो बताना पड़ेगा। न्यूमरेटर में आपने क्या क्या चीजें ली, डिनोमिनेटर में क्या क्या चीज, वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कोई भी रेशियो के अंदर 25% के ऊपर अगर कोई चेंज है, क्या 25% के ऊपर चेंज है, जैसे कोई रेशियो 10% था, अब वो 13% हो गया, ये 25% के ऊपर परसेंटेज वाइज 3% का चेंज हुआ है 10% में, तो 30% का चेंज है। कोई भी रेशियो में 25% का चेंज आता है, उसके आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है कि क्यों ये चेंज आया। इतना ख्याल रखो इन्वेस्टर्स का, उनको बताओ रेशियोज के बारे में। अगला आपका आर है राउंडिंग ऑफ। अगर टोटल इनकम कंपनी की 100 करोड़ से कम है तो वो राउंडिंग ऑफ किस में कर सकते हैं, हंड्रेड्स, उसके ऊपर थाउजेंड्स, उसके ऊपर लैक्स, उसके ऊपर मिलियंस। हंड्रेड्स फिर कॉमन सेंस है, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, लैक्स, मिलियन। आप ध्यान रखिए मिलियंस पे रुक जाते हैं, लैक्स और मिलियंस। अगर टर्नओवर 100 करोड़ के ऊपर है, टोटल इनकम 100 करोड़ के ऊपर है, मोर देन 100 करोड़, तो लैक्स और मिलियन कॉमन है। लैक्स, मिलियंस या क्रोर्स में इतना ही है, बस इसी में चल सकते हैं। शेड्यूल 3 बोलता है राउंडिंग ऑफ के यही मापदंड है, इस पे ही आपको चलना पड़ेगा। गाइस देखिए पूरा का पूरा ऑडिट का कोर्स अब हमारा खत्म हुआ है। मैं आपको बता दूं एग्जाम ओरिएंटेड बैच में इतने कम समय में, आपकी रेगुलर बैच में 160 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। हमने बहुत कंपैरेटिवली बहुत कम समय में पूरा का पूरा कोर्स कवर किया, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो हमारे बुक में था और हमने कवर नहीं किया। इसके अलावा YouTube के ऊपर आपको चैप्टर वाइज और रिवीजन भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, रैपिड रिवीजन। इसके अलावा 250 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन भी मैं आपके साथ में करने वाला हूँ, ठीक है। और बहुत सारे MCQs भी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ यूट्यूब के ऊपर। तो आपके साथ में बना हुआ हूँ, पेपर राइटिंग के बारे में भी बहुत सारी बातें। रवि टावरी यूट्यूब चैनल, हमारे टेलीग्राम चैनल पर कनेक्टेड रहिए। मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना पूरा नॉलेज 11 चैप्टर्स के अंदर हमने भर भर के नॉलेज दिया है। हमने चार्ट्स की बात की, हमने फ्लो की बात की, हमने शॉर्टकट्स की बात की। डेफिनेटली एग्जाम ओरिएंटेड बैच था तो बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में जाने का मेरे पास में समय नहीं था, फिर भी मैंने कोशिश की जितना भी मैं कम से कम समय में आपको डिलीवर कर सकूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत मजा आया इसके अंदर। देखिए एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा आता है जब आपके रिव्यूज़, अगर आपके रिव्यूज़ खास करके आप जहां पर अपने घर पे एक वीडियो रिव्यू बनाकर अगर आप आपके YouTube चैनल पे अपलोड करके लिंक हमको भेज दे, दैट गिव्स अ वेरी वेरी बिग सेटिस्फैक्शन कि आप खुद फुल्ली सेटिस्फाई हो गए, आप बोल रहे हो कि भाई मैंने ये कोर्स किया, मुझे बहुत मजा आया। दैट इज द बिगेस्ट सेटिस्फैक्शन फॉर अस।
तो अगर आप ये रिव्यूज़ दे सके, कमेंट कर सके, ये छोटे से वीडियो बना सके 2-4 मिनट के और हमको लिंक भेज सके, इट विल बी रियली ग्रेट। और मैं आपके साथ बना रहूँगा, 1:45 को एग्ज़ाम शुरू होती है, तब तक मैं आपके साथ में बना रहूँगा, आपको हेल्प करता रहूँगा।